बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। पिछली क्लास में हमने स्किन की एनाटमी और फिजियोलॉजी डिस्कस की थी। उससे पहले वाली क्लास में ब्लड की एनाटमी और फिजियोलॉजी डिस्कस की थी। आज जो है वो हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम इतनी एनाटमी और फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं जितनी हिजामा के लिए ज़रूरी है, तो इसमें भी हम वही टॉपिक्स रखेंगे जो हिजामा के हवाले से अहम टॉपिक्स हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें देखें कुछ हम बोन्स को डिस्कस करेंगे, मसल्स को, जॉइंट्स को, टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, बरसा वगैरह। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं, इनकी लोकेशंस क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पर जिस्म में हमारे वाक़ हैं और इनके काम क्या हैं, तो ये हम मुख्तसर इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो सबसे पहला जो है वो जो सब टॉपिक है हमारा वो स्केलेटन है। स्केलेटन यानी कि जो हमारा ढांचा है हड्डियों का, तो वो उसको हमने दो किस्मों में तकसीम किया है। एक है एक्सियल स्केलेटन जो हमारी बॉडी के एक्सिस पे वाक़ है। एक्सिस से क्या मुराद होती है कि जो सेंटर में वाक़ है, और जो जिस्म का हमारा सेंटर है, दरमियान का हिस्सा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें सर के अंदर जितनी हड्डियाँ हैं वो शामिल हैं, उसमें चेहरे की हड्डियाँ शामिल हैं, क्रेनियल बोन्स यानी जो सर की जो क्रेनियम है, स्कल है, खोपड़ी की हड्डियाँ हैं वो शामिल हैं। इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी शामिल है, वर्टिब्री, और रिब्स हैं, स्टर्नम है जो सीने की हड्डी है जिसके ऊपर आकर रिब्स जॉइन होती हैं। ये हमारी ये एक्सियल स्केलेटन की बोन्स हैं। और फिर जो उससे जुड़ा हुआ जो स्केलेटन है उसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी जो एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा हुआ है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो हमारा दरमियान का जो हिस्सा है उससे जुड़ी हुई क्या चीज़ें हैं, बाजू हैं और टांगें, ये जुड़ी हुई हैं बीच की एक्सिस से। तो इसमें आ जाती हैं बोन्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ से क्या मुराद है, बाजू और टांगें। अपर एक्सट्रीमिटीज़ बाजू और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ टांगें। इसकी जो बोन्स हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। क्लेविकुला है यानी कॉलर बोन, स्कैपुला है जो हमारी बाजू की हड्डी होती है, बैक साइड पे जो मौजूद होती है तिकोनी सी। ये अभी आगे इनकी थोड़ी सी हम तस्वीर देखते हैं, उसमें और थोड़ा वाज़ेह हो जाएगा। फिर इसी तरह बाजू की हड्डी है ह्यूमरस, और रेडियस है, अल्ना है। इस तरह इसमें टांगों की रह गई हैं जो कि फीमर है, और उसके नीचे टिबिया और फिब्यूला है। तो ये भी हम थोड़ा सा यहाँ से इसको देख लेते हैं पिक्चर से। इसको अगर हम राइट साइड से ऊपर से देखना शुरू करें तो सबसे ऊपर है फ्रंटल बोन, यानी जो सामने की हड्डी, माथे की जो खोपड़ी की हड्डी है सामने वाली, उसको कहते हैं हम फ्रंटल बोन। फिर इसी तरह जो दोनों अतराफ़ की जो सर की जो हड्डियाँ हैं कनपटी वाली, उसको कहते हैं टेम्पोरल बोन। अच्छा, इसके अलावा नीचे आ जाएं तो उसके नीचे है मैग्जिला, यानी जो हमारे जबड़े की ऊपर वाला जो जबड़ा है ना उसको हम कहते हैं मैग्जिला, और नीचे वाला जो है वो कहलाता है मैंडिबल। फिर इसी तरह स्कैपुला देखें, वो हड्डी है जिससे हमारे बाजू की हड्डी जुड़ी हुई है, जो तिकोनी सी हड्डी है और ये हमारी पीठ के ऊपर जो है वो वाक़ होती है, इसको कहते हैं स्कैपुला। और बीच में इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी को हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये हम तफसील में भी जो है ना वर्टिब्रल कॉलम को हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आगे चल के इसके जो सारे पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, और इसी तरह से आपका सैक्रल रीजन, ये हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में भी इंशाल्लाह। अच्छा, इससे नीचे आ जाएं तो बाजू की हड्डी ऊपर वाली जो है ना वो दूसरी तरफ मेंशन की हुई है ह्यूमरस, जो एक हड्डी होती है, यानी यहाँ से लेकर कोहनी तक एक हड्डी है, उसके नीचे दो हड्डियाँ, एक है उसमें रेडियस और दूसरी है अल्ना। और नीचे आ जाएं तो हिप बोन यहाँ पर शो की गई है, और इसी तरह से उसके नीचे मेंशन है कॉक्सिक्स, ये दुम की हड्डी भी कहलाती है। रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी सिरा होता है वो कॉक्सिक्स कहलाता है, जो दो या तीन फ्यूज्ड वर्टिब्री के ऊपर मुश्तमिल होता है। और इसी तरह से नीचे आ जाएं तो ये उंगलियों की जो हड्डियाँ हैं, हाथ की जो हड्डियाँ हैं, ये मेटाकार्पल्स, जो लंबी वाली जो यहाँ पर जो हड्डियाँ मौजूद होती हैं उसको कहते हैं मेटाकार्पल्स, और जो बिल्कुल कलाई के जोड़ पर होती हैं छोटी वाली हड्डियाँ उसको क्या कहते हैं, कार्पल्स। अच्छा, और इसी तरह से और नीचे आ जाए, मैं भी एक साइड को ही पहले लेके चलता हूँ, फिर हम दूसरी साइड को ऊपर से डिस्कस कर लेंगे। इसके नीचे आ जाएँ तो रान की हड्डी है, उसको कहते हैं फीमर। और उसके नीचे आ जाएँ तो जो घुटने के नीचे जो हमारी पिंडली वाली जो दो हड्डियाँ हैं, तो उसमें चौड़ी हड्डी जो अंदर की तरफ होती है वो कहलाती है टिबिया। और उसके बाद नीचे आ जाएँ बिल्कुल तो जो टखने की हड्डी है वहाँ पर जो छोटी हड्डियाँ हैं जो पैर को जोड़ रही हैं आपके इससे टिबिया से, वो कहलाती हैं टार्सल्स।
और उसके बाद उंगलियों की जो हड्डियाँ हैं उसको कहते हैं फेलेंजेस। अब दूसरी तरफ से ऊपर से देखना शुरू करें तो इसमें जो है वो सर की जो हड्डी है जो थोड़ा सा पीछे की तरफ है उसका नाम दिया हुआ है कोरोनल सूचर, साइड पे बल्कि कोरोनल सूचर। उसके नीचे आप देखें लिखा हुआ है ऑर्बिट। ऑर्बिट कौन सी हड्डी है? ये आँख की हड्डी है, जो आँख जिसके अंदर रखी हुई है उस हड्डी का नाम है ऑर्बिट। और इसी तरह से जो जबड़ा है नीचे वाला उसको कहते हैं मैंडिबल। फिर इससे नीचे आप आ जाएँ तो बाजू की हड्डी ह्यूमरस, और जो आपकी जो अंगूठे के साथ वाली हड्डी है अल्ना, वो यहाँ पर शो की गई है, यानी कि एक तरफ रेडियस दिखाई है और दूसरी तरफ अल्ना दिखाई है। ये कलाई की हड्डियाँ हैं दोनों। और इससे नीचे आ जाएँ तो सैक्रम है। सैक्रम जो है वो रीढ़ की हड्डी की का जो आखिरी पार्ट है कॉक्सिक्स, उससे ऊपर वाली हड्डी है। फिर उसके बाद नीचे देखें तो कार्पल्स हैं। कार्पल्स कौन सी हड्डियाँ हैं? जो इस जगह पर आपकी कलाई के जोड़ पर जो छोटी हड्डियाँ होती हैं वो कार्पल्स कहलाती हैं। उससे आगे ये लंबी वाली जो हड्डियाँ हैं ये मेटाकार्पल्स कहलाती हैं। और फिर जो उंगलियाँ हैं इसको बोलते हैं फेलेंजेस, चाहे पैरों की हों या हाथों की हों, इसका नाम है फेलेंजेस। और इसको डिजिट्स भी बोलते हैं, जो अलग अलग जो पोरे होते हैं, जो आपके हाथ की उंगलियों की जो पोर होती है। इसके बाद आप नीचे देखें तो घुटने की जो सामने वाली हड्डी है उसको कहते हैं पटेला। ये पटेला जो है ये घुटने के बिल्कुल सामने होती है, घुटने के सामने। इसको हम आगे चल के आज वाले लेक्चर में घुटने को हम पूरा तफसील से देखेंगे इंशाल्लाह। घुटने का जो जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट। अच्छा, उससे नीचे आ जाएँ तो जो पिंडली की बाहर वाली हड्डी है, पतली वाली हड्डी, वो कहलाती है फिब्यूला। और उसके बाद आप और नीचे आ जाएँ तो ये जो पैर की उंगलियों से पहले वाला जो हिस्सा होता है ना, टखने से लेकर पैर की उंगलियों के दरमियान में जो हिस्सा है वो हड्डियाँ कहलाती हैं मेटाटार्सल्स। सही है। इसमें कुछ आपको मुमकिन है कि समझ में आया हो, कुछ ना समझ में आया हो, लेकिन ये बार बार दोहराने से जो है ना जहन में बैठते हैं नाम। इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो पूछ लें। वैसे आगे चल के भी आएंगी, दोबारा बार बार चीज़ें रिपीट होंगी, लेकिन ये कि अभी भी कोई चीज़ पूछनी है, इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लें। ये जो सैक्रम है इसी को हिप बोन वाली हड्डी कहते हैं ना? जी हाँ, हिप के ये, हाँ मतलब जो एक तो पेल्विक गर्डल है वो जो हिप बोन जिसको कहा गया है, पेल्विस वाला जी। हाँ वो हिप बोन है। और जो उसके दरमियान में जो रीढ़ की हड्डी का जो पोर्शन है ना वो कहलाएगा सैक्रम। जी हाँ। अच्छा, ये जो स्केलेटन हमने अभी देखा है इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका काम क्या है, ये अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है? तो इसका एक बहुत ही अहम जो फंक्शन है वो है सपोर्ट करना, यानी ये पूरे जिस्म को सपोर्ट देता है। ये वज़न जो हमारा जो हम उठाते हैं अपना वज़न, जिसमें हमारे मसल्स भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं, तो वो सब का सब जो है वज़न वो ये जो फ्रेमवर्क है पूरी बॉडी का, ये जो ढांचा है ये वज़न उठाता है। अगर ये ढांचा ना हो तो वो गोश्त एक जगह पे एक ढेर की सूरत में पड़ा हुआ हो, यानी अगर ये ढांचा, ये हड्डियाँ मौजूद ना हो। तो एक फ़ंक्शन तो इसका हो गया सपोर्ट। दूसरा इसका एक बहुत अहम काम जो है वो है प्रोटेक्शन। कुछ इंतहाई अहम आज़ा की हिफाजत का काम जो है ना ये हड्डियाँ करती हैं। मिसाल के तौर पे जो खोपड़ी की हड्डी है उसके अंदर हमारे जिस्म का बहुत ही अहम उज़्व जो है वो दिमाग वो मौजूद है। इसी तरह जो पसलियाँ हैं उसकी हड्डियों के अंदर उसके एक हिफाजती पिंजरा है वो, जिसके अंदर हमारा दिल और हमारे लंग्स, ये जो है वो फेफड़े, यानी कि हमारे इंतहाई अहम जिस्मानी आज़ा जो है उसके अंदर महफूज रखे गए। इसी तरह से रीढ़ की जो हड्डी है उसके अंदर हराम मगज़ जो है वो रखा गया है, जिसको महफूज करके उसके अंदर, ताकि वो अगर कोई चोट लगे तो उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। और दूसरा ये कि जो सॉफ़्ट टिश्यूज़ हैं उसके अंदर ये हमने डिस्कस कर लिया, सॉफ़्ट टिश्यूज़ और बहुत ही ज़्यादा कुछ अहम ऑर्गन्स, ये यानी हमारा जो ढांचा है उसकी हिफाजत का काम भी करता है। फिर इसका बहुत ही अहम काम जो है वो है मूवमेंट। हमारी जो जितनी भी मूवमेंट होती है, जो हम चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, कुछ रखते हैं, तो वो सारी की सारी मूवमेंट हमारी इस ढांचे की मदद से ही मुमकिन हो सकती है। अगर ये ढांचा ना हो तो सिर्फ गोश्त या मसल्स वो हरकत नहीं कर सकते। इसी तरह से हेमेटोपोइसिस, ये एक बहुत ही अहम फंक्शन है जो हमने ब्लड के टॉपिक में पढ़ा था, कि जो ब्लड के सेल्स बनते हैं वो हड्डियों के गूदे में बनते हैं, और वो यानी कि ये भी एक बड़ा अहम फंक्शन है और ये भी हड्डियों के अंदर होता है, इसलिए ये फंक्शन भी हम इसको भी इसमें काउंट करते हैं कि ये स्केलेटन का ये फंक्शन है। यानी हमारा जो ढांचा है वो खून बनाने के अंदर अहम किरदार अदा करता है। खून के सेल्स जो हैं वो ढांचे के अंदर जो हड्डियों का जो गूदा होता है उसके अंदर बनते हैं। वो भी हम आगे दोबारा देख भी लेंगे कि किस जगह पे बनते हैं। अच्छा, स्टोरेज का काम भी एक बहुत इसका अहम काम है कि हड्डियाँ जो होती हैं उसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, ये उसके अंदर स्टोर होता है। तो एक तरह से ये स्टोरेज का काम भी करता है। हमारी हड्डियाँ जो है ना साथ साथ कैल्शियम को स्टोर भी करती हैं, और ये कैल्शियम जो है ना वो हमारे जिस्म में बहुत सारे कामों के अंदर, बहुत सारे फंक्शन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। इसके बाद जो हड्डियाँ हैं उनको उनकी क्लासिफिकेशन है, यानी
4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 4 तरह की हड्डियाँ हमारे जिस्म में पाई जाती हैं। एक कहलाती हैं लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियाँ, एक कहलाती हैं शॉर्ट बोन्स, छोटी हड्डियाँ, एक कहलाती हैं फ्लैट बोन्स यानी चपटी हड्डियाँ, और एक कहलाती हैं इर्रेगुलर बोन्स यानी ऐसी हड्डियाँ जिनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं है। ठीक है, तो अब लॉन्ग बोन्स में कौन सी आती हैं? जो हमारे बाजुओं की और टांग की जो हड्डियाँ हैं वो सब लंबी लंबी हड्डियाँ हैं, तो उनको कहा जाता है लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियाँ, जिसमें कि फीमर है, ह्यूमरस है, टिबिया है, फिब्यूला है। अच्छा, इसी तरह से जो शॉर्ट बोन्स हैं, छोटी हड्डियाँ हैं, उसके अंदर आती हैं हमारी कलाई की हड्डियाँ, जो अभी मैंने बताया था कि कार्पल्स कहलाती हैं, जो इस जगह पे होती हैं, छोटी हड्डियाँ होती हैं। और पैर की इसी तरह टखने के पास जो हड्डियाँ होती हैं वो टार्सल्स कहलाती हैं। तो ये हड्डियाँ जो है ना छोटी हड्डियाँ। और इसी तरह से जो उंगली की जो पोर है अलग अलग, तो ये भी डिजिट्स या फेलेंजेस, ये भी जो है ना छोटी हड्डियों में आती हैं, शॉर्ट बोन्स। फिर इसी तरह से जो इर्रेगुलर बोन्स हैं यानी ऐसी हड्डियाँ जिनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं है, ना वो लंबी हैं और ना वो छोटी हैं, वो अलग अलग शक्लों की हैं, तो वो उसमें आ जाते हैं हमारे वर्टिब्री यानी मोहरे। तो गर्दन के जो मोहरे हैं उनकी शक्ल अलग है, जो कमर के मोहरे हैं उनकी शक्ल अलग है, और इसी तरह से जो थोरैसिक के मोहरे, सीने सदरी मोहरे कहलाते हैं, वो उनकी शक्ल अलग है। और इसी तरह से जो हमारे जबड़े हैं उनकी शक्ल भी बिल्कुल अलग है। तो वो किसी ख़ास किसी एक पैटर्न के ऊपर नहीं आते, इसलिए उनको कहा जाता है इर्रेगुलर बोन्स यानी गैर हमवार, कहेंगे इसको उर्दू में गैर हमवार हड्डियाँ या यानी मुख्तलिफ़ शक्लों वाली हड्डियाँ। अच्छा, इसके बाद फिर चौथी किस्म है चपटी हड्डियाँ, फ्लैट बोन्स। तो इसके अंदर आती है स्कैपुला, जो शाने की, बाजू की जो पीछे की जो हड्डी होती है ना, इसको अज़मुल कतिफ़ बोलते हैं अरबी में। तो अज़मुल कतिफ़ या स्कैपुला ये चपटी हड्डी है, ये चपटी सी हड्डी होती है, तिकोनी सी। आपने अक्सर देखा होगा दस्ती की हड्डी जो होती है ना, जब आप कभी गोश्त वगैरह बनवाने का आपने इत्तेफाक हुआ हो, तो उसमें जो दस्ती की हड्डी होती है उसके अंदर ये मौजूद होती है, चपटी वाली। अच्छा, इसी तरह से जो पसलियाँ हैं वो भी चपटी होती हैं, गोल नहीं होती हैं। जिस तरह हमारी कलाई की हड्डियाँ गोल हैं या बाजू की हड्डी गोल है, तो वो गोल नहीं होती है, वो चपटी होती हैं। चाँपें आप लोगों ने देखी होंगी यकीनन। तो ये जो हमारी पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, ये चपटी हड्डियों में आती हैं। और इसी तरह से जो हमारी खोपड़ी की हड्डी है, स्कल, तो ये भी चपटी होती है। ये चपटे चपटे अलग अलग टुकड़े होते हैं, जिनको जोड़ के जो है ना वो पूरा एक गोला बन जाता है, जो सर का है। हाँ, ये 8 हिस्सों में होती है, 8 होती हैं हड्डियाँ इसकी सर की। तो ये जो है ना अलग अलग हिस्से होते हैं जो कि खुले हुए होते हैं पैदाइश से पहले। पैदाइश के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सर जो है ना वो बंद होना शुरू होता है, ग्रोथ के साथ साथ तकरीबन 6 महीने साल में, जिसको हम तालू बंद होना भी कहते हैं अपनी यहाँ मकामी लैंग्वेज के अंदर। तो उसमें वो सर की हड्डियाँ बाद में जुड़ जाती हैं। उसका मकसद क्या होता है कि क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है, दिमाग बढ़ रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके लिए भी जो है वो हड्डियाँ खुली रहती हैं, ग्रोथ की वजह से भी, और डिलीवरी के अंदर भी जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से आसानी होती है। इसके बाद देखें, ये लॉन्ग बोन्स हैं सारी, ये आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं, जो रेड कलर में हुई हुई हैं, ये सब लॉन्ग बोन्स हैं, लंबी हड्डियाँ। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और इसी तरह से जो है वो मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, ये लॉन्ग बोन्स हैं। क्लेविकल, हंसली की हड्डी भी कहते हैं ना इसको, क्लेविकल, कॉलर बोन। बोन मैरो यानी जो हड्डियों का गूदा है, उसके अंदर बहुत ही अहम काम होता है, जिसको कहते हैं ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, यानी खून के सेल्स बनते हैं इसके अंदर। इस प्रोसेस को हेमाटोपोइसिस भी कहते हैं या एरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जो पूरा उसकी हड्डियों का जितना भी हड्डियों का गूदा होता है वो लाल होता है। वो इसलिए लाल होता है क्योंकि पूरे जिस्म की हड्डियों के गूदे के अंदर खून के सेल्स बन रहे होते हैं मुस्तकिल, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर जिस्म बढ़ रहा होता है। तो जैसे जैसे जिस्म बड़ा हो रहा होता है, जिस्म की ज़रूरियात बढ़ रही होती हैं, जिस्म में खून की मिकदार बढ़ रही होती है, तो पूरा का पूरा जो हड्डियों का गूदा है ना, वो यही काम कर रहा होता है कि वो लाल रंग का नज़र आता है, क्योंकि उसके अंदर मुस्तकिल ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। हमें मालूम है कि ब्लड सेल्स जो हैं उसके अंदर 99% जो है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, 99%, और 1% जो है वो बाकी सेल्स होते हैं। तो इसलिए क्योंकि उनकी कसरत होती है, इस वजह से जो है वो बोन मैरो पूरा का पूरा लाल नज़र आता है। फिर जैसे जैसे इंसान बालिग होता है, तो बच्चा जब बालिग होता है तो उस वक्त तक जो है ना वो ये काम जो है वो लिमिटेड हो जाता है। फिर ये पूरा बोन मैरो नहीं करता, बल्कि बोन मैरो की जो हड्डियाँ होती हैं, लॉन्ग बोन्स, उनके जो किनारे होते हैं उसके करीब का जो बोन मैरो है सिर्फ वो रेड रह जाता है, बाकी बीच वाला जो है वो पीला हो जाता है। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा नली नहारी खाते हुए या नली बिरयानी खाते हुए, कि उसमें जो है ना कभी येलो बोन मैरो निकल रहा होता है और कभी रेड निकल रहा होता है। तो रेड वाला वो होता है जिसके अंदर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, और येलो वाला वो होता है जो कि फ़ैट में तब्दील हो चुका होता है। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये बोन मैरो जो है ना ये चर्बी के अंदर तब्दील हो जाता है, इसके अंदर फिर वो यानी कि ब्लड सेल्स नहीं बनते फिर इसके अंदर यानी कुछ हिस्सों में बनते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी उम्र कितनी होती है, आप लोगों ने पढ़ा था RBCs की उम्र कितनी होती है लाइफ, 120 डेज़।
अब 120 डेज़ के बाद तो RBCs ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर इंसान जो है वो 40-50 साल का नहीं बल्कि 100 साल का भी अगर हो जाएगा तो मुस्तकिल जो है ना वो उसके अंदर खून के सेल्स जो हैं वो बनते रहेंगे। वो बनते क्यों रहेंगे? ज़ाहिर सी बात है 3 महीने में या 4 महीने में अगर उनकी उम्र ख़त्म हो जाएगी तो RBCs जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए लाजमी है कि ये काम पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। लेकिन बड़ी उम्र के अंदर जाकर ये काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है और सीने की हड्डी के अंदर भी हो रहा होता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं उसके गुदे में भी हो रहा होता है। इसके अलावा लॉन्ग बोन्स के जो किनारे हैं वहाँ पर ये काम पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, यानी ब्लड सेल्स बनते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद हड्डियों के अंदर कुछ खुले हुए एरियाज़ होते हैं, कुछ ओपन एरियाज़ होते हैं, कुछ सुराख होते हैं, फोरामिन कहते हैं। जी नहीं, लॉन्ग बोन्स के किनारों पे, उनके सिरों के नज़दीक जो उसका सर होता है ना, हेड कॉन्डाइल, उसके करीब करीब, यानी सर के करीब करीब जो बोन मैरो होता है सिर्फ उसके अंदर हो रहा होता है ये काम। और ये जो सीने की हड्डी है इसके बोन मैरो में होता है, और कुछ जो है ना वो रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं उसके भी बोन मैरो के अंदर होता है। ये 2-3 जगह जहाँ पर ये काम मुस्तकिल चलता रहता है। अच्छा, हड्डियों के अंदर कुछ खाली जगह मौजूद होती हैं जहाँ से खून की नालियाँ गुज़रती हैं, नर्व्स गुज़रती हैं, तो उसको कहते हैं फोरामिन। तो इस तरह के 2 फोरामिन्स की मिसालें आपके सामने हैं। एक तो फोरामिन है जो कि हिप बोन के अंदर होता है, और यहाँ पर जो है ना यानी इसमें से गुज़र रही होती है शियाटिक नर्व। एक नर्व है जो रीढ़ की हड्डी के जो आखिरी के मोहरे होते हैं ना लंबर रीजन के, L4 L5, उनके दरमियान में से निकलती है, कुछ L5 S1 में से भी निकलती हैं, पूरी लंबर रीजन में से निकलती हैं नर्व्स। तो जो शियाटिक नर्व है वो इसमें से गुज़रती है, इस फोरामिन में से। तो यहाँ पर एक मसल भी होता है जिसको कहते हैं पिरीफॉर्मिस मसल। तो बाज़ औक़ात वो मसल जो है ना वो थोड़ा सा सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, या वो यानी उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो साइज़ में बढ़ जाता है और फिर वो उस नर्व को दबा देता है जो उसके अंदर से गुज़र रही है। तो बाज़ औक़ात जो है ना बहुत ही शदीद दर्द शुरू होता है बिल्कुल हिप जॉइंट से, कमर से नहीं शुरू होता, हिप जॉइंट से शुरू होता है, फिर नीचे टांग में जा रहा होता है। अच्छा, यही इसी तरह की अलामात होती हैं शियाटिका की भी, अर्क़ुन्निसा। तो उसके अंदर लेकिन दर्द शुरू होता है कमर से, वो थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, लोअर बैक से, यानी हिप जॉइंट से नहीं शुरू होता बल्कि कमर से शुरू होता है। तो वो होता है शियाटिका, वो टिपिकल शियाटिका, यानी जो एक मेन जो शियाटिका होता है वो वहाँ से शुरू होता है अमूमन। और ये जो दर्द शुरू होता है सिर्फ हिप जॉइंट से, और उससे ऊपर कमर में दर्द नहीं होता, लेकिन नीचे टांग में दर्द जा रहा होता है, पूरी टांग में खिंचाव हो रहा होता है और पैर सुन भी होता है बाज़ औक़ात। तो ये अलामत होती है इस बात की कि नस दब रही है। नस जो है ना वो शियाटिक नर्व जो है वो दब रही है, लेकिन वो कहाँ दब रही है? वो दब रही है ये हाँ हिप जॉइंट के ऊपर, पिरीफॉर्मिस मसल की वजह से। तो इसको हम कहते हैं सूडो शियाटिका, यानी कि ये एक्चुअल शियाटिका नहीं है, ये है सूडो शियाटिका। सूडो का मतलब होता है जाली, यानी कि ये असली शियाटिका नहीं है, जाली शियाटिका है। तो अलामात वैसी ही होती हैं। तो इसमें लेकिन मसला इसमें मोहरों का नहीं होता, इसमें मसला होता है मसल की इन्फ्लेमेशन का। तो उसके लिए जो है ना फिर हम इसके लिए हिजामा करते हैं, तो उसकी शुरुआत हम यही हिप जॉइंट से ही करते हैं। हिप जॉइंट पर इसके लिए ख़ास तौर पे हम हिजामा लगाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दफ़ा में ये सही हो जाता है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसमें भी और शियाटिका में भी। इसी तरह नीचे आपको दांत की मिसाल नज़र आ रही है, उसके अंदर भी एक कैनाल मौजूद है जिसके अंदर से नर्व रूट्स जिसके अंदर मौजूद होती हैं। आपने रूट कैनाल का नाम सुना होगा। तो डेंटिस्ट जो रूट कैनाल करते हैं तो वो इस कैनाल के अंदर मौजूद नर्व की रूट्स को, उसकी जड़ों को घिस घिस के ख़त्म कर देते हैं, ताकि उसके अंदर से सेंसेशन ख़त्म हो जाए, महसूस करने की सलाहियत ख़त्म हो जाए और वो बेहिस हो जाए, ताकि दर्द ना हो आपको। फिर उसके अंदर वो फिलिंग करके और कैप लगा देते हैं। तो ये जो है ना ये भी एक फोरामिन की भी मिसाल है कि ये भी एक तरह का सुराख है जो कि इसके अंदर मौजूद होता है, दांतों के अंदर। इसी तरह से कैनाल जो होती है वो एक आँख के करीब भी मौजूद होती है। ये एक ट्यूब लाइक होल होता है, यानी आँख के नीचे जो है ना एक ऐसी एक सुरिंग सी बनी हुई है जिसके अंदर से नर्व्स और ब्लड वेसल्स गुजर के आँख तक जा रही हैं। तो ये जगह ये हड्डी के अंदर मौजूद है, यानी ये जो कैनाल है ये हड्डी के अंदर मौजूद है चेहरे की, ताकि ये इसका मकसद क्या होता है कि ताकि अगर कोई चोट लगे तो उस पर बराह रास्त जो है वो है नर्व है या जो रग है खून की वो मुतासिर ना हो। तो उसकी हिफाजत के लिए एक कैनाल सी बनाई गई है जिसके अंदर से गुज़र कर ये, यानी वायरिंग के लिए जो है ना समझे कि जगह बनाई गई हैं जहाँ से गुज़र के हमारी नसें और रगें वो जा रही हैं अपने आज़ा तक, मुताल्लिक़ा आज़ा तक। तो ये भी एक मिसाल है इसकी। इसी तरह से अब एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको साइनस कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा साइनोसाइटिस का। तो ये साइनस क्या होता है? ये साइनस जो है ना ये स्पंज की तरह की एक चीज़ होती है जो कि हमारे चेहरे के ऊपर मौजूद होती है। आँख के यानी नाक के दोनों अतराफ़ में भी होते हैं, माथे के ऊपर भी मौजूद होते हैं और नाक के बिल्कुल पीछे भी होते हैं।
तो ये एरिथमॉइड साइनसेस नाक के पीछे होते हैं, फ्रंटल साइनसेस पेशानी पर होते हैं, और मैक्सिलरी साइनसेस जो हैं वो नाक के दोनों साइड्स पर मौजूद होते हैं। इसका काम क्या होता है कि एक तो ये कि इससे हमारे चेहरे की जो शेप है ना वो मेंटेन रहती है, वरना अगर हड्डी के ऊपर बिल्कुल खाल चढ़ी हुई होती ना तो वो अजीब सा लगता, जो कि बाज़ लोगों का ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल पिचक जाता है उनका चेहरा किसी बीमारी की वजह से, तो ऐसा देखने में नज़र आता है। एक फंक्शन तो इनका है खूबसूरती को बरकरार रखना, चेहरे के फीचर्स को बरकरार रखना, लेकिन एक और बहुत ही अहम फंक्शन जो है इनका वो है कि जब हम बात करते हैं तो इनमें से हवा गुज़रती है, रेजोनेट होकर बाहर निकलती है, यानी एक गूंज पैदा होती है इनकी वजह से। अगर ये नज़ले की वजह से साइनसेस भर जाते हैं बाज़ औक़ात, तो फिर आपने देखा होगा कि इंसान नून अदा नहीं कर सकता, उसके मुंह से बा निकल रहा होता है नून की जगह पे, आवाज़ की क्वालिटी तब्दील हो जाती है। आप फ़ोन पे बात करें, अगर किसी को नज़ला हो रहा है तो आपको उसकी आवाज़ पहचान में नहीं आएगी कि ये कौन बात कर रहा है, कौन शख्स बात कर रहा है, क्योंकि आवाज़ की क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये साइनसेस जो है ना, इसमें से जब हम बात करते हैं तो हवा इसके अंदर से होकर फिर बाहर निकलती है, तो जो हमारी आवाज़ की क्वालिटी बनती है ना वो इसकी वजह से बनती है। यानी और भी कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक वजह ये भी होती है। तो साइनसेस का एक काम जो है ना वो यानी हमारी वॉइस क्वालिटी को मेंटेन करना, ये भी है। इसकी वजह से डिफॉर्मेशन भी हो सकती है आपके नेज़ल, जैसे कहते हैं ना लोग कहते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी होगी। नेज़ल सेप्टम वो तो इसकी वजह से नहीं, यानी उसकी और वजूहत हो सकती हैं। नेज़ल सेप्टम खुद बजाते खुद भी डेविएट हो सकता है, यानी नाक की हड्डी है ना वो किसी और वजह से भी टेढ़ी हो सकती है, इसकी वजह से भी टेढ़ी नहीं होती। अगर ये नेज़ल आपका ये स्वेलिंग हो रही है किसी भी उसमें, हाँ, साइनसेस में, तो उसकी वजह से नाक बंद हो सकती है, यानी नाक बंद हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन वो आर्जी तौर पे होगी, परमानेंट डेविएशन नहीं होगी इसकी वजह से। ये मतलब ये हड्डी के अंदर नहीं है, ये एक तरह का स्पंजी स्ट्रक्चर है ये, तो ये हड्डी को नहीं चेंज करता। डॉक्टर्स कहते हैं ना कि वो आपको साइनसेस है तो आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो रही है। नहीं, असल में वो साइनोसाइटिस का मतलब होता है साइनसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन। अब वो इन्फ्लेमेशन जो है ना वो बाज़ औक़ात बैक्टीरिया की वजह से भी होती है, बाज़ औक़ात वायरस की वजह से भी होती है, और रेयरली फंगस की वजह से भी होती है। साइनोसाइटिस का तो मतलब है साइनसेस की इन्फ्लेमेशन, यानी अगर उसमें कोई जरासीम दाखिल हो गया तो उसकी जो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ना, फिर वो यानी कि वो बहुत पेचीदा हो जाता है मसला। और ये एक यानी अगर किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी है या नाक के अंदर जो है वो पॉलिप्स बन गए, तो दोनों वजूहात से नाक बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन को भी साइनोसाइटिस ही कह दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल ये साइनसेस हैं, इन साइनसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो वो साइनोसाइटिस कहलाएगी। लेकिन वो जो नेज़ल सेप्टम डेविएटेड होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको भी कहा यही जाता है, साइनोसाइटिस ही कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जी हाँ, कुदरती तौर पे भी होती है, और बाज़ औक़ात किसी चोट लगने की वजह से भी हो जाती है, कोई चोट लग जाए उससे भी हो जाती है, और अंदर जो गोश्त बढ़ जाता है या जो एक्चुअली वो पॉलिप्स होते हैं, तो बहरहाल अगर पॉलिप्स हो जाते हैं तो उसका इलाज हिजामा से हो जाता है, लेकिन अगर वो हड्डी टेढ़ी हो गई है तो फिर उसका इलाज जो है ना होम्योपैथिक में ज़्यादा बेहतर है, होम्योपैथिक में इसका इलाज हो जाता है। अदरवाइज़ एलोपैथिक में सिर्फ सर्जरी होती है उसके लिए, एलोपैथिक में तो पॉलिप्स के लिए भी सर्जरी होती है। जी, हिकमत में अच्छा, हड्डी के लिए या पॉलिप्स के लिए? दोनों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त, सही सही, यानी कि स्निफ़ करना है कलौंजी का पाउडर बना के उसको सूंघना है। हाँ, समझ गया। अच्छा, सही 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 सही, जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी, अच्छी आपने हमारी इसमें इजाफ़ा किया है नॉलेज में। तो और इसके बाद फिर ये देखें जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स जहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं उस जगह को हम कहते हैं जॉइंट, यानी जोड़। तो जोड़ वो है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। इनकी फिर मुख्तलिफ़ किस्में हैं, दो तरह से इसको तकसीम किया गया है, एक इनके फंक्शन के लिहाज से और एक उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से, यानी इनका कामों के लिहाज से कैसे काम करते हैं, और एक इनकी साख्त के लिहाज से कि ये बने हुए किस तरह के। तो दो तरह से इसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये कामों के लिहाज से, अपने काम के लिहाज से जो है ना उनकी कौन सी किस्में। तो तीन किस्में हैं, इनमें से पहली किस्म कहलाती है साइन आर्थ्रोसिस। ये होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, यानी ये वो जोड़ हैं जो हरकत नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो इसके अंदर जो मिसाल है ना वो है सूचर्स। सूचर्स क्या होते हैं? जो हमारी खोपड़ी की जो हड्डी है, देखें ये खोपड़ी की हड्डी है ना, इसके ऊपर ये आपको लाइनें सी जो नज़र आ रही हैं, ये असल में ये सूचर है, इसको कहते हैं सूचर। ये असल में जो दो, मैंने कहा ना, दो हड्डियाँ जहाँ भी मिलेंगी तो उस जगह को हम कहेंगे जॉइंट।
अब ये दो हड्डियाँ मिली है और इनके बीच में बन गया जॉइंट। ये जॉइंट बनता है फाइबर का। तो ये जो जॉइंट है अब ये मूवेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हड्डियाँ हरकत करती रहें, जैसे हमारी ये हरकत कर रहे हैं, हाथ हरकत कर रहे हैं या घुटना हरकत कर रहा है, तो ये हड्डियाँ हरकत नहीं करती। इनको कहते हैं साइन आर्थरोसिस और ये बने हुए होते हैं फाइबर के। और इसकी मिसाल जो है वो एक मिसाल है ये सूचर्स, इसको सूचर बोलते हैं। जो सर की हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं ना, इनको सूचर, वैसे सूचर का मतलब होता है टाँका। आपने देखा होगा जो ऑपरेशन के बाद ये किसी के टाँका लगाया जाता है जिल्द के ऊपर, तो उससे जो निशान सा बन जाता है ना, उस तरह का ही निशान, इस तरह के ही जो है ना हमारी खोपड़ी की हड्डी के ऊपर मौजूद होते हैं। तो पहली किस्म हो गई साइन आर्थरोसिस। दूसरी किस्म है एम्फी आर्थरोसिस। एम्फी आर्थरोसिस वो होते हैं जो कि हल्की फुल्की मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे जो सिम्फाइसिस यानी कि जो हमारे मोहरे हैं, ये जो मोहरों के बीच में डिस्क होती है ना, हर दो मोहरों के बीच में एक डिस्क होती है, फाइबर की बनी हुई डिस्क होती है। आउटर उसका शेल हार्ड फाइबर का होता है, अंदरूनी तौर पे उसके अंदर जेल भरा हुआ होता है। तो ये हमारी डिस्क होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी हर दो मोहरों के दरमियान में पाई जाने वाली डिस्क। इसका काम क्या होता है कि ये दोनों मोहरों के दरमियान में फासले को बरकरार रखती है, क्योंकि उस फासले के अंदर से नर्व्स निकलती हैं। और दूसरा काम ये होता है कि ये रगड़ लगने से बचाती है हर दो मोहरों को। अगर हम झुकते हैं तो हमारा झुकना पॉसिबल होता है इस डिस्क की वजह से, वरना अगर ये हड्डी पूरी एक जैसी हड्डी होती तो हम मुड़ नहीं सकते थे। जैसे हमारी टांग की हड्डी है, बाजू की हड्डी है, ये बीच में से तो नहीं मुड़ सकती, टूट जाएगी ना। तो रीढ़ की हड्डी अल्लाह ताला ने ऐसी ज़बरदस्त बनाई है कि उसको छोटे छोटे मोहरों में तकसीम कर दिया है और उसके बीच में जो है वो डिस्क लगाई है, ताकि हम झुक सकें, आगे पीछे दाएं बाएं हम थोड़ा बहुत जो है वो मुड़ सकते हैं। उसमें लचक होती है। तो ये लचक जो होती है ना, ये असल में सिम्फाइसिस की वजह से होती है। सिम्फाइसिस किसको बोलते हैं? उस डिस्क को बोलते हैं जो जॉइंट है दो मोहरों के बीच का, जो दोनों मोहरों को आपस में जोड़ता है, तो वो है सिम्फाइसिस। और ये किस्म ये कहलाती है एम्फी आर्थरोसिस। तीसरी जो जॉइंट्स की किस्म है वो है डाई आर्थरोसिस। और ये वो जॉइंट्स हैं जिसमें कि फ्रीली मूवमेंट होती है, जिसमें आज़ादी के साथ मूवमेंट हो सकती है, हरकत हो सकती है, आगे पीछे हिला सकते हैं। जैसे आपके घुटने का जॉइंट है, बाजू का जॉइंट है, आपकी कोहनी का जॉइंट है, ये उंगलियों के जॉइंट्स हैं। सारे जितने भी आप अपने जॉइंट्स को फ्रीली मूव कर सकते हैं ना, आज़ादी के साथ हरकत दे सकते हैं, वो तमाम के तमाम जोड़ वो कहलाते हैं साइनोवियल जॉइंट या डाई आर्थरोसिस। डाई आर्थरोसिस किस्म का नाम है और उसकी मिसाल जो है वो जितने भी आपके साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो हैं। ये देखें, ये सूचर्स, ये वही जो हम बात कर रहे थे ना, फ्रंटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन, सेजाइटल बोन, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन, ये सब बोन्स मिलकर जो है वो ये बनाती हैं। और यहाँ जहाँ जहाँ पर ये टाँके आते हैं, बन जाते हैं टाँके जैसे, तो उसको हम कहते हैं सूचर। तो सेजाइटल सूचर, ऑक्सीपिटल सूचर, पोस्टीरियर फॉन्टेनियल और इसी तरह कोरोनल सूचर्स और एंटीरियर फॉन्टेनियल। तो ये 8 हड्डियाँ मिलकर आपस में जो है ना ये हमारी खोपड़ी की हड्डी बनाती हैं। सिम्फाइसिस जॉइंट जो है वो उसके अंदर एक मिसाल पेल्विक गर्डल की भी है। सिम्फाइसिस जॉइंट के अंदर एक हमने उसकी रीढ़ की हड्डी की पड़ी थी और एक दूसरी मिसाल जो है वो है आपकी जो पेल्विक गर्डल है उसकी भी जो उसका जो जॉइंट है वो भी सिम्फाइसिस जॉइंट है, जो कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो खुलता है। जो प्यूबिक बोन है वो अपनी जगह से मूव होती है, सर्विक्स खुलता है ताकि डिलीवरी आसानी से हो सके। अच्छा जी, इसके बाद देखें ये साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट हमारा समझ लें कि एक अहम वो है, टारगेट है, क्योंकि हमारे पास इसके पेशेंट आते हैं काफ़ी ज़्यादा ना, हिजामा के लिए लोग आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स के साथ बहुत ज़्यादा। तो इसको हम ज़रा तफसील से देखेंगे। इसको देखें, इसको अगर मैं या तो चलें जो लेबलिंग हुई भी है उसके हिसाब से ही हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ है मेड्यूलरी कैविटी। मेड्यूलरी कैविटी का मतलब क्या है कि ये हड्डी का अंदरूनी हिस्सा है। मेड्यूला कहते हैं अंदरूनी हिस्से को, सही है, और कॉर्टेक्स कहते हैं बाहर वाले हिस्से को। तो मेड्यूलरी कैविटी का मतलब है अंदरूनी जो कैविटी है। कैविटी का मतलब क्या होता है? खिला, कोई खाली जगह। तो वो कैविटी, मेड्यूलरी कैविटी अंदरूनी हिस्सा हड्डी का। उसके बाद फिर इसके नीचे देखें लिखा हुआ है पेरियोस्टियम, यानी जो एक मेम्ब्रेन जो है ना वो जो हड्डी के ऊपर मौजूद होती है। और उसके नीचे देखें आप लेबलिंग हुई भी है स्पंजी बोन, यानी हड्डी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वो तो बड़ा हमें देखने में सॉलिड नज़र आता है, लेकिन अंदर से जो है ना बोन जो है वो स्पंजी होती है। उसके अंदर पोर्स होते हैं, पोरस होती है वो, यानी खोखली होती है अंदर से। ऊपर से सॉलिड होती है, अंदर से खोखली होती है। अंदर उसके जो है ना मुस्तकिल हड्डी के सेल्स बन भी रहे होते हैं, ख़त्म भी हो रहे होते हैं। उसमें 3 तरह के सेल पाए जाते हैं ना, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो नए सेल्स बना रहे होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो पुराने सेल्स को ख़त्म कर रहे होते हैं।
और ऑस्टियोसाइट जो है ना वो मैच्योर हड्डी का सेल होता है, जो कि जब मैच्योर हो जाता है तो वो बाहर की तरफ आ जाता है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती है। हाँ, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हड्डी इसी में होती है, बिल्कुल बोन्स में ही। और ये नीचे उसके कॉम्पैक्ट बोन है जो हमें सॉलिड बोन नज़र आती है, ये है। उसके बाद फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन के एक पाउच है, एक थैली है, एक पाउच है जिसके अंदर जेल भरा हुआ है। वो जो पाउच है, जो थैली है, उसको कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो जेल भरा हुआ है इसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अच्छा, इसके बाद नीचे देखें आर्टिकुलर कार्टिलेज लिखा हुआ है। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होती है कि जो हड्डियां हैं ऊपर और यानी कि दो हड्डियां आपस में मिल रही हैं ना, जब इसको हम जॉइंट कहते हैं। अब आप सोच लें, फ़र्ज़ कर लें कि ये जो है ना आपकी घुटने की हड्डी है, तो एक ऊपर वाली हड्डी है वो रान की हड्डी होगी, और नीचे जो है ना वो नीचे दो हड्डियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही फ़िलहाल दिखाई गई है, तो जिसके ऊपर अमूमन ज़्यादातर जो है ना उसी के ऊपर ही वो बनता है जॉइंट। तो ये नीचे वाली हड्डी जो है वो ये पिंडली की हड्डी है, जो टिबिया या फिब्यूला में से कोई एक है। अच्छा, अब इन दोनों हड्डियों के सिरे जो है ना, इन सिरों के ऊपर एक कार्टिलेज चढ़ी हुई, एक तरह का जैसे रबड़ चढ़ी हुई होती है ना किसी चीज़ को रगड़ लगने से बचाने के लिए, तो इस तरह से इसके ऊपर कार्टिलेज चढ़ी हुई है। अब ये जो कार्टिलेज है इसको हम उर्दू में बोलते हैं कुर्री हड्डी। आपने देखी होगी अक्सर, उसके ऊपर मौजूद होती पाए वाए आपने आजकल खाए होंगे, मौसम चल रहा है सर्दियों का, तो उसमें जो है ना वो हड्डियों के ऊपर आपने देखा होगा एक होती है चीज़ चिकनी सी बिल्कुल, और बहुत हार्ड सी, चपती भी नहीं है वो, तो वो चीज़ क्या होती है, वो होती है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो है ना, इसका मकसद ये है कि पहले तो देखें, सबसे पहले तो इन दोनों हड्डियों के बीच में फ़ासला बरकरार रखने के लिए मौजूद होता है साइनोवियल फ्लूइड, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। इसका काम है इन दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से बचाना और इनमें रगड़ ना लगने देना। लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से, अगर किसी मसले की वजह से इस थैली में सुराख हो जाए और इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाए यहाँ से, और ये कम होना शुरू हो जाए, फासला कम होना शुरू हो जाएगा दोनों हड्डियों का, तो फिर उसमें जो है ना कार्टिलेज जो है वो आखिर में क्या होगा कि फिर कार्टिलेज भी टकराना शुरू हो जाएगी। लेकिन यानी वो एक समझने के जैसे दो दफ़ा हम कोई प्रोटेक्टिव लेयर रखते हैं ना, कि पहली लेयर ख़त्म हो गई तो अब दूसरी लेयर है, कुछ अरसे तक उससे भी काम चल जाएगा। तो ये कार्टिलेज जो है ना इस तरह का काम करती है, इसको रगड़ लगने से बचाने का। लेकिन इसमें क्या एक अहम बात यह है कि जो कार्टिलेज है ये भी एक ज़िंदा टिशू है, यानी कि ये कोई मुर्दा चीज़ नहीं है, ये ज़िंदा टिशू है, मगर ये एवेस्कुलर भी होती है और इसके अंदर नर्व्स भी नहीं होती हैं, यानी इसके अंदर कोई दर्द का एहसास भी नहीं होगा अगर इस पर कोई चोट लगे। और दूसरी बात ये कि इसमें जो है ना ब्लड वेसल्स नहीं होती इसको, लेकिन इसको खुराक चाहिए क्योंकि ये एक ज़िंदा टिशू है। हमारे जिस्म में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी आज़ा हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, जितने सेल्स हैं, वो सब के सब ज़िंदा हैं। उनको ज़िंदा रहने के लिए खुराक भी चाहिए और उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। तो इसको जो है ना खुराक और ऑक्सीजन कैसे मिलती है, कोई बता सकता है? इसमें ब्लड वेसल नहीं पहुंचती, तो एपिडर्मिस को पहुंचती है, एपिडर्मिस से कि वो उसके साथ बिल्कुल आर्टिकुलेट करती है, डायरेक्ट इस तरह से पहुंचती होगी। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन किस चीज़ से, कहाँ से? बोन से एब्जॉर्प्शन होती है ना, जो खून से? बोन्स बोन से? होती है ना, मसाम से तो नहीं। चलें, अच्छा देखें, इसमें जो है ना इसको ग़िज़ा मिलती है इसी साइनोवियल फ्लूइड से। ये जो साइनोवियल फ्लूइड इस पाउच के अंदर भरा हुआ है ना, ये ही कार्टिलेज को ग़िज़ा फराहम करता है। ये पूरा का पूरा खून का काम भी करता है, यानी एक तरफ तो ये काम कर रहा है दोनों हड्डियों को आपस में मिलने से रोकने वाला, शॉक एब्जॉर्प्शन वाला काम भी कर रहा है, शॉक भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरी तरफ ये काम ये भी कर रहा है कि ये इस कार्टिलेज को ग़िज़ा भी फराहम करता है। और बिल्कुल जो खून वाला काम है ना वो करता है कि ग़िज़ा भी फराहम करता है और उसका फुजला भी लेके जाता है, दोनों काम होते हैं। ये हमारा ये साइनोवियल फ्लूइड ये वाला काम कर रहा होता है, ब्लड वाला काम। इसके ज़रिए से ग़िज़ा भी पहुँचती है कार्टिलेज को, और इसी के ज़रिए से हवा भी पहुँचती है, ऑक्सीजन भी पहुँचती है। और ये ख़ुद कहाँ से आता है? ये साइनोवियल में फ्लूइड जो है ये कहाँ से आता है? ब्लड से यार ब्लड यहाँ तो पहुँच रही होंगी ना? नहीं ना, ये भी नहीं, यहाँ भी नहीं पहुँच रही है। देखें वही देखें, अल्लाह ताला की तख्लीक़ है, अल्लाह ताला की कुदरत है। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन से ही पैदा होता है ये साइनोवियल फ्लूइड, मेम्ब्रेन के अंदर से ही पैदा होता है। ये अल्लाह ताला की तख्लीक़ है कि मेम्ब्रेन में से ही जो है ना साइनोवियल फ्लूइड पैदा होता है और वही ग़िज़ा फराहम करता है कार्टिलेज को। मेम्ब्रेन में तो वेन्स होंगे। हाँ, मेम्ब्रेन में वेंस तो खैर नहीं जारी होती, लेकिन ये कि वो बहरहाल वो मेम्ब्रेन भी अल्लाह के हुक्म से पैदा होती है। वो उसका जो है ना बज़ाहिर हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि वो किसी और चीज़ से जो है ना ग़िज़ा ले रही है। ये कार्टिलेज रीडेवलप हो सकती है? नहीं, अगर ये हो जाए तो नहीं होती। एक दफ़ा हो गई डिस्ट्रॉय तो फिर डिस्ट्रॉय हो गई, फिर इसकी हीलिंग होना बहुत मुश्किल, सर्जरी करनी पड़ती है फिर। जैसे ये कह रहे हैं आपकी फ्लूइड अगर वो हो गया कहीं
रप्चर हो गया, हाँ। तो फिर ये रीजनरेट अक्सर नहीं होता है। मतलब हजामे से भी फिर कोई हिजामा से, इसमें देखें हिजामा से जो फ़ायदा होता है ना वो ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इस पूरे एरिया की बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ऊपर और नीचे के, और वो थोड़ा सा जो है ना हड्डियों को अपनी पोजीशन के ऊपर रखते हैं। वरना अगर मसल्स ढीले हो जाए ना तो ये बिल्कुल ऐसे मिल जाएंगी हड्डियाँ ऊपर नीचे की, तो मसल्स भी इनको थोड़ा सा खींच के रखते हैं, इसमें रोल मसल्स का भी होता है। और बाकी ये कि जो यहाँ पर लिगामेंट्स वगैरह मौजूद हैं तो वो भी जो है ना ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से लिगामेंट्स की भी जो हीलिंग का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है। अगर लिगामेंट डैमेज हुए हैं तो लिगामेंट्स भी थोड़े से हीलिंग में उनकी हीलिंग जल्दी हो जाती है, होती खुद ब खुद ही है, लिगामेंट्स हील खुद ही होते हैं अगर वो पार्शियली मुतासिर हुए हैं। तो अगर वो 100% कट गए तो फिर उसमें हीलिंग नहीं होती। तो इसका मतलब है कि हम जो है इसका पूरा एक एक्सरे करके और फिर ये डिफाइन कर लें कि जी हाँ, कि क्या पोजीशन है। बिल्कुल, ये तो हम कराते हैं ना, जब हम घुटनों का हिजामा करते हैं ना तो हम पहले एक्सरे करवाते हैं। वो उनका हम स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर जो एपी लैटरल व्यू वाला एक्सरे होता है वो हम देखते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि जो है ना ये हड्डियाँ आपस में मिल गई हैं या नहीं मिली हैं, एक तरफ से मिली हैं, ज़्यादातर अंदर वाली साइड से मिलती हैं, ज़्यादातर जो घुटने के अंदर वाली साइड होती है। अच्छा सर, यहीं की कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती है? नहीं, पूरे जिस्म की जितनी भी कार्टिलेज हैं, हाँ, कहीं पे भी नहीं होती। कार्टिलेज होती ही ए वैस्कुलर होती है कार्टिलेज। ये जो सैनोवियल फ्लूइड खाली नाक में होता है या नहीं, हर जगह जहाँ पर भी जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स हैं ना, ये तो हम से एक साइनोवियल जॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। हमारी कोहनी भी साइनोवियल जॉइंट है, शोल्डर भी साइनोवियल जॉइंट है, हमारी गर्दन का दूसरा मोहरा भी साइनोवियल जॉइंट है। इसी तरह से जो है ना हमारे ये हाँ पेल्विक गर्डल हिप जॉइंट भी फीमर बोन जहाँ पर मौजूद है। रीढ़ की हड्डी भी होता है? जी, रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी में डिस्क होती है, वो साइनोवियल जॉइंट नहीं है, वो तो सिम्फाइसिस है ना, वो एम्फी आर्थरोसिस है, तो पार्शियली मूवेबल है इसीलिए वो। ये फ्रीली मूवेबल होते हैं सारे, यानी देखें ना आपकी ये कोहनी है फ्रीली मूवेबल है, और या उंगलियां हैं, ये सब साइनोवियल जॉइंट हैं। जितने जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं वो सब के अंदर यही वाला स्ट्रक्चर मौजूद है, चाहे वो कोहनी हो, चाहे वो कंधा हो, चाहे कलाई हो, चाहे उंगलियां हो, उंगलियों के बीच के मोहरों के बीच की जो है जॉइंट्स हैं, ये सब साइनोवियल जॉइंट्स हैं। इन सब के अंदर अभी हम और इसको अभी पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा सा। फ्लूइड के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह होते हैं? नहीं, फिर भी ये ब्लड सप्लाई का काम करती है? हाँ, वो ब्लड वाला काम करती है ना, साइनोवियल फ्लूइड जो है ना वो ब्लड वाला काम करता है, उसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह कुछ नहीं होते। डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं लेकिन आरबीसी नहीं होते, कलरलेस फ्लूइड होता है वो। अच्छा, और देखें नीचे इसमें क्या चीज़ रह गई है अभी, साइनोवियल मेम्ब्रेन के नीचे आए आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये हो गई बात कार्टिलेज की। फिर नीचे आ जाएँ तो जॉइंट कैविटी कंटेन साइनोवियल फ्लूइड, यानी कैविटी से मुराद है दोनों हड्डियों के बीच की जो जगह है उसको हम कह रहे हैं कैविटी, तो उस जगह को कहते हैं जॉइंट कैविटी, और उसको हम साइनोवियल कैविटी भी कह सकते हैं या साइनोवियल मेम्ब्रेन वाला पार्ट भी कह सकते हैं। और उससे नीचे आ जाए तो लिखा देखें यह है जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल क्या चीज़ है, ये असल में एक तरह से जैसे आपने देखा होगा ना ग्रिप लोग जो ऊपर पहनते हैं घुटने के जॉइंट के ऊपर से पहन लेते हैं, तो इस तरह की एक चीज़ है ना अंदर भी पूरी घुटने के ऊपर चढ़ी हुई होती है, और उसको हम जॉइंट कैप्सूल कहते हैं। वो लिगामेंट्स से बना हुआ होता है, वो लिगामेंट्स होते हैं एक्चुअली, और इन लिगामेंट्स का काम ये होता है। ये लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स जो है ना ये फाइबर के बने हुए होते हैं, यानी एक तरह की रस्सियाँ होती हैं। इनका काम ये होता है कि ये ऊपर और नीचे की हड्डियों को आपस में जोड़ के रखें। लिगामेंट्स जो होते हैं हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इससे स्ट्रेचेबल भी होते हैं। हाँ, स्ट्रेचेबल भी होते हैं, फाइबर के बने हुए होते हैं ना, और मतलब कि इनका काम है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना। ये काम किसका है, लिगामेंट्स का। ये जहन में बिठाइएगा, क्योंकि इससे मिलती जुलती एक और चीज़ है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा वरना मिक्स हो जाएगा, वो आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। तो लिगामेंट्स का काम है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसकी और डिटेल में हम आहिस्ता आहिस्ता करके अभी आएंगे थोड़ा सा आगे चल के। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो अभी हमने ये जो हमने तीनों टाइप्स पढ़ी, तो ये हमने फंक्शन के हिसाब से पढ़ी थी कि फंक्शन के हिसाब से जॉइंट्स की 3 किस्में होती हैं। एक होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स जो थे सूचर्स, एक हमने पढ़े स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो कि हमने मिसाल दी उसकी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच में पाई जाने वाली डिस्क सिम्फाइसिस, और तीसरी मिसाल हमने पढ़ी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो कि थे आपके साइनोवियल जॉइंट्स। तो ये हमने 3 किस्म के जॉइंट्स पढ़े मूवमेंट के फंक्शन के लिहाज से। अब इसके बाद जो 3 किस्में हैं इसको इन्हीं तीनों को हम तकसीम करते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से भी। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से यानी ये किस तरह के बने हुए हैं, तो उस लिहाज से भी 3 किस्में हैं। पहली किस्म है फाइब्रस जॉइंट, ये वो जॉइंट हैं जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं, जो आपका जो सूचर्स के जो जॉइंट्स हैं ना खोपड़ी की हड्डी के, ये फाइबर के बने हुए होते हैं, तो फाइब्रस जॉइंट्स। दूसरी किस्म है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, तो
तो इसके अंदर वो मिसाल है जो रीढ़ की हड्डी के जो डिस्कें होती हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में आती हैं। और तीसरी जो किस्म है वो है साइनोवियल जॉइंट, जो भी हमने डिस्कस किया। तो ये 3 किस्में स्ट्रक्चर के लिहाज से हो गई। जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है वो साइनोवियल जॉइंट है, और जिसके अंदर जो है ना वो कार्टिलेज पाई जाती है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, जो फाइबर का बना हुआ है वो फाइब्रस जॉइंट है। इसको अभी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय डेंस कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, तो ये फाइब्रस जॉइंट्स जो हैं इसकी मिसालें क्या हैं? सूचर्स हैं और सिंडिमोसिस हैं, और क्या है ये? गॉम्फोसिस हैं। यानी कि आपके जो गम्स हैं, मसूड़े जो होते हैं, तो ये भी जो है ना फाइब्रस जॉइंट की मिसालें हैं। और इसी तरह से जो आपका खोपड़ी की हड्डी के जो सूचर्स हैं वो भी फाइब्रस जॉइंट की मिसालें हैं। और इसी तरह से जो आपके कार्टिलेज की तरह का जॉइंट जो शोल्डर के अंदर एक जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट के अंदर जो है ना उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर है जो कि फाइब्रस जॉइंट की ही मिसाल है। ये देखें, ये इस तरह से ये फाइबर की शक्ल में दोनों तरफ से ये हड्डियों को जो है ना वो आपस में जोड़ लेते हैं। और इसी तरह से लिगामेंट भी जो है ना वो भी लिगामेंट जो है ना ये सिंडिस्मोसिस हैं, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले जो लिगामेंट्स हैं। जैसे ये जो यहाँ पर मिसाल दी गई है, तो ये आपकी पिंडली की जो 2 हड्डियाँ हैं, टिबिया और फिब्यूला। फिब्यूला वो हड्डी है जो बाहर की तरफ को होती है, पतली सी होती है। टिबिया वो हड्डी है जो अंदर की तरफ होती है, चौड़ी होती है। इन दोनों हड्डियों को आपस में जो चीज़ जोड़ रही है वो एक लिगामेंट है। ये लिगामेंट्स अभी आएंगे कई जगह पर, तो ये लिगामेंट भी जो है ना वो फाइब्रस जॉइंट है, फाइबर के बने हुए होते हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद दूसरी जो किस्म थी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, उसकी मिसाल क्या थी कि जैसे आपकी स्टर्नम है, सीने की हड्डी है, इसके ऊपर जो पसलियाँ आकर जुड़ती हैं, तो ये जुड़ती हैं कार्टिलेज की मदद से। यहाँ पर एक कार्टिलेज होती है जो कि इनको जोड़ रही होती है स्टर्नम से, पसलियों को। और इसी तरह से जो हड्डियों के ऊपर जो उनका सर होता है वो भी जो है ना वो उससे हड्डी से जुड़ता है कार्टिलेज की मदद से। अच्छा, जब तक ग्रोथ हो रही होती है, हाइट बढ़ रही होती है, उस वक्त तक ये जो हड्डी का सिरा है ये उससे अलग रहता है, हड्डी की शाफ्ट से। ये जो पूरी हड्डी की जो पूरी वो होती है ना शाफ्ट, इससे इसका सर जो होता है वो अलग रहता है। जब तक कि हड्डी बढ़ रही होती है वो अलग रहता है। फिर जब एक टाइम आता है, उम्र के लिहाज से, उसके जीन्स के लिहाज से लिखा, उसकी तकदीर में लिखा हुआ जो होता है ना, तो जब वो टाइम आ जाता है उसके बाद ये हड्डी का सिरा जो होता है ये हड्डी से जुड़ जाता है। इसको कहते हैं एपिफाइजियल क्लोजर। इसके बाद फिर हाइट नहीं बढ़ती। इसके बाद फिर हड्डियाँ जो है ना वो सिर्फ थिक हो सकती हैं, मजबूत हो सकती हैं, मोटी हो सकती हैं, लेकिन फिर हाइट बढ़ना रुक जाती है। तो ये आप जो है ना अगर यानी जैसे कोई 18 साल की उम्र में, कभी 16 साल की उम्र में, किसी की 20 साल की उम्र में जाकर ये एपिफाइजियल क्लोजर हो जाता है। नहीं, ये होता है अमूमन फीमर पे। ये फीमर हेड, ये वाला जो है ना फीमर हेड है। स्टर्नम का तो अलग मामला है। स्टर्नम तो बस वो तो जुड़ जाती हैं हड्डियाँ आके, लेकिन ये जो कॉन्डाइल होता है ना, ये जो सर होता है हड्डी का, ये एपिफाइजियल प्लेट कहलाती है। और ये अलग रहती है उस वक्त तक जब तक कि हाइट बढ़ रही होती है। और इसी तरह तीसरी जो किस्म है इसकी वो है रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच में पाई जाने वाली डिस्क, जो कि फाइब्रो कार्टिलेजिनस इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये हर 2 मोहरों को आपस में जोड़ती है। तो ये जो तीनों मिसालें दी गई हैं, ये किस चीज़ की मिसाल है? कार्टिलेजिनस जॉइंट की मिसाल है। ये कार्टिलेज वाले जॉइंट्स जो कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं, बिल्कुल स्लाइटली मूवेबल। और तीसरी किस्म है साइनोवियल जॉइंट्स, जो अभी हमने डिस्कस किया है डिटेल में। और इसके अंदर जो है वो बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं लिगामेंट्स के ज़रिए से, लेकिन उनके बीच में साइनोवियल कैविटी होती है जिसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। तो ये आपका ये 3 किस्में हो गई, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और फंक्शन के लिहाज से भी। Synovial cavity allows a joint to be freely movable. Ligaments hold bones together in a synovial joint. Synovial cavity जो होती है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो जॉइंट आसानी के साथ मूव कर सकता है, आसानी के साथ आप जो है उसको हरकत दे सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि लिगामेंट्स होते हैं जो बोन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। जो 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं वो लिगामेंट्स के ज़रिए से, रस्सियाँ हैं। लिगामेंट्स क्या चीज़ है? रस्सी की तरह की चीज़ है, उससे वो दोनों हड्डियाँ आपस में बंधी हुई हैं। और आर्टिकुलर कैप्सूल क्या होता है? एक स्लीव लाइक कैप्सूल, जैसे मोज़ा होता है ना, ऐसे इस तरह की चीज़ एक होती है जो कि जिसने पूरा उसको जो है वो घेरा हुआ होता है, पूरी साइनोवियल कैविटी को उसने जो है वो अपने यानी ग्रिप में लिया हुआ होता है। और ये भी जो है वो फाइबर का ही तकरीबन बना हुआ होता है। और ये आर्टिकुलर कैप्सूल जो होता है इसकी 2 लेयर्स होती हैं। बाहर की जो लेयर होती है फाइबर का कैप्सूल है, और अंदर जो लेयर है इसकी वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है। इसका अंदरूनी हिस्सा साइनोवियल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है और बाहर वाला हिस्सा फाइबर का बना हुआ है, जो कि मोज़े की तरह से ना पूरे जॉइंट के ऊपर ये चढ़ा हुआ होता है, हड्डियों को आपस में मतलब अच्छी तरह से ग्रिप करके रखता है। साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शन है एक तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो वहीं से सिक्रीट होता है साइनोवियल फ्लूइड। दूसरा इसका फंक्शन है जॉइंट को लुब्रिकेट रखना, यानी जॉइंट को में रगड़ लगने से बचाना।
शॉक को एब्जॉर्ब करना। कोई आदमी अगर छलांग लगाता है, आके गिरता है नीचे, तो वो झटका जो होता है ना ये एब्जॉर्ब कर लेता है साइनोवियल फ्लूइड, अगर वो एक हद तक है तो। अगर कोई चौथी मंजिल छलांग लगाएगा तो फिर तो जो है ना सब कुछ बाहर आ जाएगा। सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द कार्टिलेज, देखें ये वाली बात मैंने कही थी आपसे ना, सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द कार्टिलेज। कार्टिलेज को सप्लाई करता है ऑक्सीजन भी और ग़िज़ा भी, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिमूव करता है, और मेटाबॉलिक वेस्ट को, यानी जो ग़िज़ा से जो फुजला पैदा होता है उसको भी वहाँ से लेके जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है ऑक्सीजन के इस्तेमाल होने की वजह से तो उसको भी वहाँ से हटाता है। यानी जो काम ब्लड करता है ना वो काम साइनोवियल फ्लूइड भी करता है। स्ट्रक्चर इसका साइनोवियल जॉइंट का क्या होता है, ऊपर एक फाइबरस का कवर है, फाइबर का कवर है, अंदर जो है वो 2 हड्डियाँ हैं ऊपर नीचे की, और जॉइंट कैप्सूल है, बरसा है। अब ये जो लिगामेंट्स होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर घुटने के जॉइंट की बात करें तो उसके अंदर 2 तरह के लिगामेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो साइड्स में होते हैं, उनको कहते हैं कोलैटरल लिगामेंट्स, जो साइड्स से पकड़े हुए होते हैं हड्डियों को, और एक किस्म वो होती है जो कि बीच में होती है, जो आपका जो घुटना है ना उसके बीच में, हड्डियों के बीच में से भी एक सामने से और एक पीछे से लिगामेंट जो है ना उसने पकड़ा हुआ होता है घुटने के जॉइंट को। सामने वाला जो होता है उसको बोलते हैं ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और जो पीछे वाला होता है उसको बोलते हैं PCL, यानी पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। साइड वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं कोलैटरल लिगामेंट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से 2 किस्में हो गई, एक किस्म वो है जो साइडों से है और एक किस्म वो है जो बीच में। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आती है। अक्सर जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं ना, खेलने वाले खिलाड़ी, उनके साथ ये इंजरीज़ इसकी बहुत होती हैं। अगर उनका घुटना ट्विस्ट हो जाता है तो उनका ये ACL टूट जाता है। अगर पूरा टूट गया तो फिर जो है ना उसकी सर्जरी होती है बस, मगर हिजामा से उसमें दर्द में कमी ज़रूर आती है। क्रूशिएट लिगामेंट, CRUCIATE इस पर लिखा हुआ नहीं है, हाँ ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और पीछे वाला जो है वो है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर कहते हैं सामने को, ये इंटीरियर नहीं है, वो आई से होता है, जिसको अंदरूनी कहते हैं ना, इंटीरियर डिज़ाइनर, अंदरूनी इंटीरियर डेकोरेशन, वो इंटीरियर होता है आई से, और ये एंटीरियर है सामने वाला, बाहर वाला, सामने की तरफ, ये एंटीरियर है। पोस्टीरियर है पीछे की तरफ, सही है, पोस्टीरियर पीछे, एंटीरियर आगे। ये आपको मैंने शुरू में बताया था, मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज़ इसमें आती रहेंगी और साथ साथ इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। मेनिस्कस क्या होती है भाई? मेनिस्कस वही है जो कार्टिलेज हमने डिस्कस की थी ना, अब उसका नाम जो है ना वो यहाँ पर हो जाता है मेनिस्कस। इसका प्लूरल होता है मेनिस्काय, सही है, प्लूरल है मेनिस्काय और सिंगुलर है मेनिस्कस। तो ये मेनिस्कस जो है ना ये ऐसा नहीं होता कि पूरी हड्डी के ऊपर एक चढ़ी हुई है और ऊपर वाली हड्डी के ऊपर एक चढ़ी हुई है, वो तो हमने ऐसी मिसाल दी थी वहाँ पर आपको ना। एक्चुअली क्या होता है कि ये जिस तरह से आधा यानी 3-4 तारीख का जो चाँद होता है ना, तो उस तरह से आप समझ लें कि आधी आधी जो है ना ये अलग अलग 2 हिस्सों में मौजूद होती है। एक जो है ना वो अंदरूनी हिस्से की तरफ होती है कार्टिलेज, और एक बैरूनी हिस्से की तरफ। अंदरूनी और बैरूनी से मेरी क्या मुराद है, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ आपके सामने तो ये मेरा बैरूनी हिस्सा है, तो जो घुटने का जॉइंट है जो बाहर वाली तरफ है ना उसके ऊपर जो है, यहाँ से आप देखें ये आपको नज़र आ जाएगी मीडियल मेनिस्कस। मीडियल मेनिस्कस जो है ना ये है अंदरूनी, और उस तरफ जो है वो है लेटरल मेनिस्कस। लेटरल मेनिस्कस का मतलब है बैरूनी। लेटरल कहते हैं बाहर को, साइड को, और मीडियल कहते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। जो चीज़ अंदरूनी तरफ हो वो मीडियल कहलाती है, और जो चीज़ बैरूनी तरफ हो, साइड की तरफ, वो कहलाती है लेटरल। सही है, ये भी एक और टर्मिनोलॉजी आ गई। एक आ गई थी एंटीरियर सामने की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, मीडियल जो टुवर्ड्स द सेंटर है, करीब है सेंटर के, वो मीडियल है, और जो बाहर है सेंटर से दूर है साइड की तरफ, वो कहलाएगी लेटरल। सही है, जो आपने सुना होगा बाईलेटरल। बाईलेटरल का मतलब होता है दोनों तरफ, दोनों साइड्स पे। यानी किसी को अगर मिसाल के तौर पे टांग में दर्द है तो हम उसको जो है ना वो, और दोनों टांगों में दर्द है तो हम उसको कहेंगे बाईलेटरल पेन, ठीक, या पेन इन लेग्स बाईलेटरल। बाईलेटरल का मतलब है दोनों तरफ या दोनों टांगों में। अच्छा, अब देखें ये मेनिस्कस जो है ना ये कार्टिलेज है असल में। अब हम इसमें, ये तो कार्टिलेज वाली बात हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको हम ज़रा ऊपर से ना शुरू से देखते हैं, पूरा नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, पीछे वाला लिगामेंट है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पीछे वाला लिगामेंट है, और वो लिगामेंट है, वो रस्सी है जो घुटने के जॉइंट को बीच में से जोड़ती है, साइडों से नहीं जोड़ती है, बीच में से, हड्डी के बीच में से, सर में से ये निकलता है, और ये नीचे वाली हड्डी के सर के ऊपर जाके जुड़ता है, और ये पोस्टीरियर है, तो ये हमारे टांग के पीछे वाली साइड पे होता है, पीछे वाली तरफ। इससे नीचे आ जाएं तो इस पर क्या लिखा हुआ है, मीडियल कॉन्डाइल। मीडियल मैंने आपको बताया था अंदरूनी साइड,
कॉन्डाइल का मतलब है हड्डी का सर। हड्डी का जो सर है ना वो दो हिस्सों में मुश्तमिल है, तो ये दोनों सिरे जो है ना ये कॉन्डाइल कहलाते हैं। हड्डी का जो सिरा है ये कॉन्डाइल कहलाता है, जो अंदर की तरफ जो सिरा है वो मीडियल कॉन्डाइल कहलाता है, जो बाहर की तरफ सिरा है वो लेटरल कॉन्डाइल कहलाता है। सही है। इसके बाद नीचे आ जाए, देखिए लिखा हुआ है टिबियल कोलेटरल लिगामेंट। ये मैंने आपको बताया था, कोलेटरल लिगामेंट वो वाले लिगामेंट होते हैं जो हड्डियों को साइड से जोड़ते हैं, साइड से। तो मीडियल कोलेटरल कौन सा होगा ये मुझे कौन बताएगा? मीडियल कोलेटरल अंदर वाला होगा या बाहर वाला होगा? अंदर वाला। अंदर वाला मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, अंदर वाला लिगामेंट जिसने हड्डी को, ऊपर वाली हड्डी को नीचे वाली हड्डी से जोड़ा हुआ है। अच्छा, और इसके बाद नीचे आ जाएं तो देखें टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, हाँ टिबियल कोलेटरल लिगामेंट था ये, सॉरी। तो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट जो था ना वो मीडियल ही था, वो मीडियल साइड पर ही है वो, क्योंकि टिबिया जो है ना चौड़ी वाली हड्डी वो अंदर की तरफ होती है। सही है। तो ये क्योंकि देखें ऊपर वाली हड्डी जो है ना इसका नाम है फीमर। ये जो ऊपर वाली हड्डी है ना ये रान की हड्डी है, इसका नाम है फीमर, FEMUR। तो फीमर जो है ना इसका देखें अंदरूनी वाला जो कॉन्डाइल है उससे जुड़ा हुआ है ये जो नीचे वाली हड्डी है, इससे ये लिगामेंट इसको जोड़ रहा है। तो जो नीचे वाली हड्डी है वो कौन सी हड्डी है? चौड़ी हड्डी पिंडली की, उसका नाम है टिबिया। उसका नाम है टिबिया। अंदरूनी तौर पे जो हड्डी है ना, जो टांग के अंदर वाली साइड पे हड्डी है, नीचे घुटने से नीचे, वो उसका नाम है टिबिया, वो चौड़ी वाली हड्डी है। सही है। अच्छा, इससे नीचे आ जाए तो नीचे लिखा हुआ है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब ये कौन बताएगा कि ये कौन सा होता है, ये कहाँ पर होगा? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट साइड पे होगा या बीच में होगा? हाँ, क्योंकि क्रूशिएट जो है ना वो बीच में है और कोलैटरल जो है ना वो साइड्स में है। तो क्रूशिएट बीच में, और दूसरी बात क्या आई इसमें? एंटीरियर। तो एंटीरियर का मतलब क्या हुआ कि सामने, ये सामने की तरफ है। अक्सर जो है ना यही डैमेज होता है। अक्सर हमारे पास जो स्पोर्ट्स वाले आते हैं ना खिलाड़ी, तो फुटबॉल वगैरह खेलने वाले, अक्सर इनका जो है ना ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज हो जाता है घुटना ट्विस्ट होने की वजह से। कभी फुटबॉल के ऊपर पाँव चढ़ गया, गिर गए, तो उसमें अक्सर जो है ना इनका ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज होता है। इसके डैमेज होने को बोलते हैं टियर। सर ये बार-बार भी होता रहता है ना, अगर किसी का एक बार हो जाए? अगर देखें पार्शियल टियर हुआ है ना, यही बात मैं कह रहा था अभी कि पार्शियल टियर होता है। मैं स्कूल में जो है ना स्पोर्ट्स करती थी, तो उस वक्त मेरा जो है ना ये डिस्लोकेट हो गया था, जिसको उन्होंने कहा था कि डिस्लोकेट, तो वो आज तक डिस्लोकेट होता है जब भी अगर आप कुछ ज़्यादा वैसा करें। अच्छा, नहीं वो देखें डिस्लोकेट होना एक अलग चीज़ है, उसका तो मतलब होता है कि जैसे जोड़ उतर जाना या जोड़ निकल जाना, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, तो ये आपका ये डैमेज हुआ होगा। ये इसका पता चलता है MRI से, ये एक्सरे में नहीं आता। इसका पता चलता है MRI से। फिर इसके अंदर क्या होता है कि इसमें ग्रेड्स होते हैं कि वो टियर जो हुआ है ना वो पार्शियल हुआ है या कंप्लीट हुआ है। अगर कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट टियर का मतलब होता है पूरा कट गया हो, तो उसका कोई हल नहीं है, फिर वो सर्जरी से ही जोड़ा जाएगा। और अगर वो पार्शियल हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे वो ऐसे फट गया, यानी वो जो एक पूरा मजबूत सी रस्सी थी ना उसके रेशे अलग अलग हो गए, तो फिर उसको जो है ना वो खुद ब खुद रिपेयर होता है। उसको सर्जरी से नहीं रिपेयर करते, वो खुद ब खुद ही हील होता है। हाँ, अगर वो पार्शियल हुआ है तो हो जाता है, लेकिन अगर वो कंप्लीट हुआ है फिर नहीं होता। बेड रेस्ट, हाँ, तो फिर पार्शियल हुआ होगा। अगर वो होता परमानेंट यानी कि कट जाता ना, फिर तो वो हील होता ही नहीं। लेकिन अगर पार्शियल होता है ना तो वो हील हो जाता है। और उसमें हिजामा से फ़ायदा ये होता है कि उसकी हीलिंग तेज़ हो जाती है। हिजामा की वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हीलिंग जल्दी हो जाती है और एक काम फौरी हो जाता है कि पेन ख़त्म हो जाता है। जो पेन हो रहा होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, वो तो ख़त्म हो जाता है। हाँ, पेन इससे हिजामा से ठीक हो जाता है। अच्छा, और जो पटीला डिस्लोकेट हो जाता है, नीचे आ जाता है करके साइड में चले जाता है, तो हाँ, उसमें भी इसी लिगामेंट का रोल है? वो नहीं, वो अलग लिगामेंट है। वो अभी हम नीचे डिस्कस करते हैं। अभी देखें वो कौन सा है, पटेला का लिगामेंट अभी डिस्कस करते हैं। ये इसके नीचे अभी आ रहा है। अच्छा देखें, एक तो ये हो गया एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसके नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, मीडियल मेनिस्कस सेमी लूनर कार्टिलेज। लूनर से क्या मुराद है, सेमी लूनर से क्या मुराद है? चांद, यानी आधे चांद की शक्ल। यानी ये क्योंकि इस तरह से करके है ना, तो जिस तरह आधा चांद होता है ना, ये 2-3 तारीख का या 4 तारीख का जो चांद होता है, तो इस तरह से शक्ल होती है, तो इसको कहा जाता है सेमी लूनर। लूनर का मतलब तो होता है पूरा चांद, सेमी लूनर का मतलब है आधा चांद। तो ये मीडियल मेनिस्कस जो है ना, ये आधे चांद किसी शक्ल में मौजूद है कार्टिलेज, और ये मीडियल है। तो मीडियल का मतलब क्या हुआ, अंदर है बाहर है? टूवर्ड्स द इनसाइड। ये अंदर वाली है, अंदर वाली यानी जो अंदर वाला हड्डी का सिरा है, 2 सिरे हैं ना हड्डी के, जो अंदर वाला सिरा है ना उसके नीचे वाली जो कार्टिलेज है उसको हम कह रहे हैं मीडियल मेनिस्कस। ये मीडियल मेनिस्कस है, ये कार्टिलेज है। अच्छा, इससे नीचे आ जाएं। अब देखें, अब आ गई पटेला की कहानी। तो पटेला में देखें आप क्या चीज़ है, पटेला क्या चीज़ है? पटेला एक हड्डी है, चपटी सी हड्डी है, और ये होती है बिल्कुल घुटने के सामने।
अच्छा ये जो है ना लटकी हुई है बीच में, ये लटकी हुई है ऊपर और नीचे की हड्डियों से, ये ऊपर और नीचे से कैसे जुड़ी हुई है? ऊपर जो है ना ये टेंडन से जुड़ी हुई है ऊपर, क्योंकि ऊपर ये कहाँ से जुड़ रही है? जो क्वाड्रिसेप्स मसल होता है रान का, क्वाड्रिसेप रान का मसल होता है। तो इसमें देखें ये जो पटेला है ना ये नीचे तो जुड़ी हुई है हड्डी से, सही है। अब हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली चीज़ क्या होती है? मैंने बताया था लिगामेंट होता है। तो ये नीचे तो जो है ना जुड़ी हुई है लिगामेंट से, उस लिगामेंट का नाम है पटेलर लिगामेंट, सही है। लेकिन बीच में आ गई पटेला और ऊपर जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है मसल से। तो मसल को हड्डी से जोड़ने वाली चीज़ फिर क्या होती है? वो होती है टेंडन, सही है। टेंडन भी फाइबर है, टेंडन भी फाइबर का ही बना हुआ होता है और लिगामेंट की तरह ही होता है तकरीबन। लेकिन जो है ना इसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है टेंडन, सही है। जो हड्डी को गोश्त से जोड़ती है चीज़ वो टेंडन है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ती है वो लिगामेंट है। तो ये ऊपर जुड़ा हुआ है क्वाड्रिसेप टेंडन से और नीचे से ये पटेला जुड़ी हुई है लिगामेंट के ज़रिए से टिबिया से, हड्डी से, टिबिया वाली हड्डी से, चौड़ी वाली हड्डी से। अच्छा अब आप पूछें, क्या पूछ रहे थे बाकिर? मैं ये पूछ रहा था कि ये पटेला डिस्लोकेट जाता है, कभी नीचे उतर के आता है, कभी साइड में चला जाता है, तो इसकी क्या वजह है? हाँ तो ये देखें, या तो ये जो है ना इस टेंडन की का प्रॉब्लम होगा और या फिर ये नीचे वाले लिगामेंट का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक उनसे नहीं है, ACL और PCL इनसे नहीं है। इसका ताल्लुक जो है ना ये अलग लिगामेंट और टेंडन से है। हाँ वो लूज़ हो गए होंगे या टूट गए होंगे या कोई ना कोई उसमें ख़राबी हो गई है, मगर ये इतना कॉमन नहीं है, बहुत रेयर ऐसा होता है। जिसके साथ होता है तो जिंदगी भर से, हाँ जिसके साथ होता होगा बिल्कुल। जी हाँ हाँ, कुछ लोगों का बार बार डिस्लोकेट होता है वो। नहीं कैल्शियम से नहीं है, कैल्शियम से नहीं है, फिजिकल। ये भी बताया था कि आप ना ठंडा पानी एकदम ना पैर पे डालना, तो उससे वो जो मसल होगा वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट। हाँ मुमकिन है कि फिर ये इसका मतलब है कि फिर टेंडन से ताल्लुक़ है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से वो बेहतर हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मसल्स लूज़ हो गए, या तो मसल भी लूज़ हो जाते हैं ना बाज़ औक़ात, क्योंकि वो टेंडन जो है वो तो मसल से जुड़ा हुआ है। अगर मसल ढीले हो जाएंगे तो उसके वजह से भी फिर ये बार बार डिस्लोकेट होगा, मसल ढीले होने की। नीचे तो देखें हड्डी है, हड्डी तो कुछ नहीं हो सकती, हड्डी तो ढीली नहीं हो सकती, मसल ढीले हो सकते हैं। तो मसल की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है और बज़ाते ख़ुद या तो फिर लिगामेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है या टेंडन के अंदर कोई मसला है, इनमें से किसी का एक का इशू हो सकता है। इसके लिए बहरहाल फिर भी हिजामा किया, अगर वो मसल्स का इशू है ना तो हिजामा से बेहतर हो सकता है। वही काम जो मसल की स्ट्रेंथनिंग का या टोनिंग का आप पानी से ले रहे हैं तो वो काम हिजामा से भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो उससे मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा जी, अब आगे दूसरी तरफ आ जाएं। उसमें देखें फिब्यूलर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट। अब कोलेटरल लिगामेंट हमने पढ़ लिया कि ये साइड्स वाला लिगामेंट है जो कि हड्डियों की साइड से उनको जोड़ता है। और फिब्यूलर का मतलब क्या होगा कि ये नीचे जो दूसरी वाली हड्डी है, जो अंदरूनी वाली हड्डी है, वो है फिब्यूला। तो ऊपर फीमर है और नीचे फिब्यूला है और इसको साइड से जोड़ने वाला जो लिगामेंट है वो कोलेटरल लिगामेंट है, तो ये कहलाता है फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट। इसके बाद नीचे आ जाएँ तो लिखा हुआ है लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ये फीमर का बैरूनी सिरा है, बैरूनी सिरा, सही है। फीमर जो है ना उसका हेड यानी फीमर का जो सिरा है नीचे वाला, तो वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ऊपर वाला एक हिस्से पे होता है, वो एक गोला होता है ऊपर वाला, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह हिप जॉइंट में लगा हुआ होता है। और जो नीचे वाला सिरा है इसका, वो दो सरों के ऊपर मुश्तमिल है। बाहर वाले सर को कहते हैं हम लेटरल कॉन्डाइल और अंदर वाले सर को कहते हैं मीडियल कॉन्डाइल। अब ये देखें लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर ये हो गया। इसके बाद नीचे आएँ तो लेटरल मेनिस्कस यानी बाहर वाली जो मेनिस्कस है, जो लूनर मेनिस्कस जो अंदर थी, इसी तरह से जो है वो बाहर वाली सिरे के नीचे भी है, क्योंकि दोनों तरफ सिरे हैं ना, तो दोनों सिरों के नीचे जो है वो अलग अलग कार्टिलेज मौजूद है सेमी लूनर शक्ल के अंदर। फिर उससे नीचे आ जाएँ तो देखें ये चौड़ी वाली हड्डी है पिंडली की, इसको कहते हैं टिबिया। और उसके नीचे आप देखें तो ये साइड में इसके साथ जुड़ी हुई है पतली वाली हड्डी, और वो है फिब्यूला। यहाँ पर जो मौजूद सारे स्ट्रक्चर्स जो हमने लेबलिंग जो पढ़ी है उसमें कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो पूछ लें अभी। तो लैटरल जो इसका लिगामेंट है, एक अटैच है आपकी इससे टिबिया से और एक अटैच है फिब्यूला से। जो नीचे वाला जो है, कौन से लिगामेंट की बात कर रही हैं? लैटरल जो लिगामेंट्स हैं साइड के। जी हाँ, कोलैटरल। तो एक अटैच है फिब्यूला से और एक अटैच है आपकी टिबिया से। हाँ बिल्कुल, और फिर ये टिबिया और फिब्यूला दोनों आपस में अटैच्ड हैं एक और लिगामेंट से, जो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको। टिबिया फिब्यूलर लिगामेंट है ये, जिसने टिबिया और फिब्यूला को आपस में बांधा हुआ है, वरना ये दोनों अलग अलग हड्डियाँ हैं। और ऊपर से फीमर जो है वो दो हड्डियों से जुड़ रही है नीचे। इसमें अभी कुछ चीज़ें और भी बाकी हैं, वो अभी आगे आएंगी। अच्छा अब देखें यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड का जिक्र नहीं हुआ कोई भी,
लेकिन वो कहाँ पर मौजूद है, वो यही जो बीच की जगह है ना, यानी जहाँ पर ये कार्टिलेज है उससे ऊपर, हाँ ये जो कैविटी है ना, ये इसके अंदर यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद है, उसके अंदर वो यहाँ दिखाया नहीं गया। यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी नहीं दिखाई गई ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो पिक्चर। अब वो अगली तस्वीर में आ रही हैं। अब यहाँ ऊपर से देखें तो टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, तो अब ये जो टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल है, यानी जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल है उसका साथ जो टेंडन जिसने पटेला को बांधा हुआ है, अब वो यहाँ पर शो किया गया। इससे पटेला जुड़ी हुई है इस टेंडन के ज़रिए से ऊपर वाले रान के क्वाड्रिसेप मसल से। उसके बाद आप नीचे आएँ तो देखें आपको यहाँ पर नज़र आएगा, अब एक नई चीज़ आ गई यहाँ पे, वो है बरसा। बरसा क्या होती है? सुप्रा पटेलर बरसा। सुप्रा पटेलर बरसा का मतलब ये हुआ कि ये जो लिगामेंट है ना, सॉरी ये जो टेंडन है जिसने पटेला को बांधा हुआ है मसल से, तो इस टेंडन के नीचे जो है ना ये एक बरसा है। और ये बरसा क्या चीज़ है? ये एक पाउच है, एक तरह का पाउच है जिसके अंदर जेल भरा हुआ होता है। और इसका मकसद ये होता है कि ये इस टेंडन को हड्डी से टकराने से रोके, क्योंकि अगर ये बार बार जब घुटना मुड़ेगा तो अगर ये हड्डी से बार बार ये टेंडन टकराएगा तो टकरा के ये कट सकता है। तो इसकी हिफाजत का इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर जो है ना एक बरसा रखी गई है जो कि इसको टकराने से रोकती है हड्डी से। तो ये सुप्रा पटेलर इसलिए कहलाती है क्योंकि ये पटेला से ऊपर है। सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, सही है। तो सुप्रा पटेलर यानी पटेला से ऊपर। पटेला से ऊपर क्या चीज़ है? पटेला से ऊपर वो टेंडन है जो कि जाकर जुड़ रहा है मसल के साथ। तो ये सुप्रा पटेलर बरसा है जो कि पटेला से ऊपर मौजूद है। इसके बाद नीचे पटेला है, यानी वो चपटी सी हड्डी जो घुटने के सामने मौजूद होती है। बिल्कुल जब हम सजदे के लिए नीचे बैठते हैं तो उस वक्त ये हड्डी जो है वो सामने आ जाती है और इसी के ऊपर ही हम यानी कि सजदा करते हैं, मतलब इसके घुटने जो हम ज़मीन पे टिकाते हैं। अच्छा, इसके भी देखें, अगर ये भी हड्डी जो है ना वो उसके ऊपर खाल है। अब अगर ये हड्डी और खाल आपस में टकराएगी, जब आप सजदा करेंगे तो आप नीचे बैठेंगे तो ये खाल भी अगर हड्डी पे डायरेक्ट टकराएगी तो उससे भी खाल कट सकती है। इसलिए जो है ना उस खाल और हड्डी के बीच में भी एक बरसा जो है वो दी गई है और उस बरसा का नाम है सबकुटेनियस प्री पटेलर बरसा। सबकुटेनियस, कुटेनियस का मतलब होता है स्किन, तो सबकुटेनियस का मतलब है स्किन के नीचे। और प्री पटेला यानी पटेला से पहले। प्री का मतलब होता है पहले, तो प्री पटेलर का मतलब होता है पटेला से पहले और स्किन के नीचे, यानी स्किन और पटेला के बीच में। और ये भी एक बरसा है, सही। बरसा मैंने आपको बता दिया, एक पाउच है जिसके अंदर जेल भरा हुआ है और इसका मकसद है रगड़ लगने से बचाना। फिर उसके नीचे आ जाए तो आप देखें साइनोवियल कैविटी यहाँ पर शो की गई है और उसके अंदर मौजूद है आपका साइनोवियल फ्लूइड। फिर उससे नीचे आ जाएँ तो देखें लिखा हुआ है लेटरल मेनिस्कस। ये लेटरल मेनिस्कस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ये आपके सामने जो है ना ये राइट नी है, ये सीधी टांग का घुटना है, क्योंकि ये बाहर वाली साइड आपकी तरफ हुई हुई है ना, तो ये सीधी टांग का घुटना है आपके सामने। अच्छा, लेटरल मेनिस्कस। इसके नीचे आ जाएँ तो देखें इंफ्रा पटेलर फैट पैड। इंफ्रा पटेलर का मतलब हो गया, जैसे ऊपर था सुप्रा पटेलर तो वो पटेला से ऊपर था, यानी रान की हड्डी के सामने था, और ये जो है ना ये पटेला से नीचे है। तो पटेला के नीचे का मतलब ये हो गया कि नीचे जो लिगामेंट पटेला को जोड़ रहा है टिबिया से, तो उस लिगामेंट और टिबिया के बीच में ये बरसा मौजूद है, ताकि जो है ना ये इस लिगामेंट को टिबिया की हड्डी के ऊपर रगड़ लगने से बचाए। और इसके नीचे आप देखें तो यहाँ पर इंफ्रा पटेलर फैट पैड भी मौजूद है। पटेला के पीछे जो है ना फैट्स का भी एक पैड जो है वो दिया गया है, फैट्स का एक पैड, एक पूरा पैडिंग दी गई है ताकि पटेला जो है ना वो पीछे अपने किस चीज़ को डैमेज ना कर दे, साइनोवियल मेम्ब्रेन को। साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो ज़ाहिर है उसमें से सारा जो फ्लूइड है वो निकल जाएगा, तो उसकी भी हिफाजत का इंतज़ाम किया गया है। यानी कितनी बारीकी के साथ जो है ना ये अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है हमारे सिर्फ घुटने को। ये तो हम खाली घुटने को डिस्कस कर रहे हैं और अभी भी इसके अंदर और भी चीज़ें जो हमने नहीं डिस्कस की हैं, तो बाकी जो है वो पूरा जिस्म, यानी जब भी अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना कि यानी इंसान को हमने बेहतरीन साख्त के ऊपर पैदा किया है, फ़ी अहसनी तक़वीम, बेहतरीन तक़वीम के ऊपर, बेहतरीन जो है ना उसके ऊपर साख्त के ऊपर बनाया। अच्छा, इसके बाद नीचे आ जाएँ। इसके बाद क्या है फिर? इंफ्रा पटेलर फैट पैड के बाद है डीप इंफ्रा पटेलर बरसा। ये वही डीप इंफ्रा पटेलर बरसा है जो कि जो हमने अभी डिस्कस की थी, ये वही है, मतलब यानी कि जो लिगामेंट और टिबिया के दरमियान में मौजूद है। इसके बाद नीचे आ जाएँ तो ये आखिर में है पटेलर लिगामेंट। ये पटेला का लिगामेंट है जिसने पटेला की हड्डी को जोड़ा हुआ है टिबिया की हड्डी से, ये वो लिगामेंट है।
तो कितना हिफाजत का इंतज़ाम रखा है ना इसी जगह के ऊपर ही, कितनी सारी बरसा मौजूद हैं और जहाँ जहाँ भी रगड़ लगने के चांसेस थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये घुटने इंसान के देखें 100 साल तक भी चल जाते हैं अगर इंसान जो है ना सही से इसको इस्तेमाल करे। तो ज़िंदगी अगर 100 साल की नहीं, चलो 80 साल 60 साल बहुत नहीं होते। हम जो गाड़ी के अपने कराची की सड़कों पे जो है ना गाड़ियों के घुटने बहुत 6-6 महीने के बाद ही जवाब दे जाते हैं। तो सीधी भी चलती रहे तो 2-3 साल 4 साल, अगर बिल्कुल सही सड़कें हैं तो 5 साल तक। लेकिन जो है ना अल्लाह ताला ने जो मशीन बनाई है उसके पुर्जे जो हैं वो 50 साल 60 साल 100 साल और हमसे पहले की उम्मतों में तो हज़ार साल तक भी चलते रहे। पटेला के ऊपर वैसे हम अवॉइड करते हैं अमूमन, लेकिन कर सकते हैं। यानी इसके जो पॉइंट्स हैं ना वो 1 मिनट पीछे वाली तस्वीर में समझ में आएंगे। जैसे इसमें देखें जहाँ पर ये जो लिगामेंट्स कोलेटरल लिगामेंट्स हैं ना दोनों साइड वाले, जहाँ पर ये ऊपर जुड़ रहे हैं और जहाँ नीचे जुड़ रहे हैं वहाँ हमारे पॉइंट्स हैं, उधर हम लगाते हैं हिजामा। बाज़ औक़ात जो है ना ये कोलेटरल लिगामेंट्स के हम बीच में भी लगाते हैं, यानी जो बीच की साइनोवियल कैविटी है ना उसके दोनों तरफ उधर भी लगाते हैं। तो लेकिन यह है कि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर इससे रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता ना तो फिर हम डायरेक्ट पटेला पे भी लगा देते हैं। और उससे बाज़ औक़ात ऐसा भी रिज़ल्ट आया कि किसी का 20 साल पुराना दर्द जो है ना वो एक ही दफ़ा में ठीक हुआ है, ऐसा भी आया है। बैक साइड पे, बैक साइड पॉप्लिटियल फोसा, वहाँ पर भी हम करते हैं बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे थोड़ा एहतियात से करना होता है क्योंकि वहाँ पे 2 मसले होते हैं बड़े, 3 मसले होते हैं। एक मसला होता है वहाँ पर सिस्ट का, एक होती है सिस्ट बैकर सिस्ट, अक्सर वो वहाँ पे होती है, सख्त सा होता है, गोला सा बना हुआ होता है, उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। और दूसरा बड़ा मसला होता है वहाँ पे होती है वेरिकोज़ वेन। वेरिकोज़ वेन क्या होती है, जो रगें फूल जाती हैं ना, मोटी मोटी हो जाती हैं, तो वो बहुत बारीक हो जाती हैं, मतलब पतली हो जाती हैं। तो उसमें अगर कट लग जाए तो फिर खून रुकता नहीं है, इसलिए जो है ना घुटने के पीछे करने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हर एक को नहीं करना चाहिए, शुरू में बिल्कुल ना करें, थोड़ा तजर्बा होने के बाद। और तीसरी बात ये कि उसकी स्किन बहुत पतली होती है तो इसलिए जो है ना वो तकलीफ़देह भी बहुत होता है, तो यही तीसरी बात है। तो ये जो है ना इसलिए इसको हम पीछे वाले पॉइंट को कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें। करना भी पड़ता है तो उससे हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यानी बिल्कुल डायरेक्ट उसके पीछे नहीं लगाते जहाँ पे जॉइंट है, क्योंकि वहाँ फिर हीलिंग जो है ना ज़रा मुश्किल से होती है, बार बार घुटना मुड़ता है ना और तकलीफ़ भी बहुत होती है करने में। सबसे ज़्यादा पेनफुल पॉइंट है वो बॉडी का। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है ना वो इनग्वाइनल एरिया है, जो दूसरे नंबर पे तकलीफ़ पॉइंट है। अच्छा जी, तो अभी हम तो पटेला पे हम कभी कभी लगाते हैं, बहुत रेयरली। जब हमारे सारे पॉइंट्स पे नहीं रिज़ल्ट आता ना तो फिर हम इधर लगाते हैं, वरना अगर दूसरे पॉइंट पे आ जाता है तो फिर नहीं लगाते, इस पर अवॉइड करते हैं। आप चलें अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अपने जो आपने प्रोटोकॉल तय किया हुआ है उसके हिसाब से, मरीज़ के कहने पे नहीं चलें, वरना कल को वो मरीज़ बोलेगा कि डॉक्टर तो आप थे, आपने क्यों ऐसा किया, मुझे क्या पता था, मैं तो मरीज़ हूँ, डॉक्टर तो आप हैं, तो फ़ैसला तो आपको करना है, ज़िम्मेदारी भी आपकी बनेगी बाद में। इसलिए जो है ना सेफ्टी मार्जिन के अंदर रहते हुए चलना चाहिए हमेशा। तो एक वो तजुर्बा हो गया था, 2013 की बात है ये। तो जब से ही हमने फिर अपना उसूल बना लिया था कि हम इस पे जो है ना घुटने के ऊपर एक तो ये कि छोटे कप लगाते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं रखते और उसको 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाते, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होता। जी नहीं आएगा। हम तो ब्लड जो निकाल रहे हैं ना वो तो डीप से थोड़ी निकाल रहे हैं, हमारा जो ब्लड आ रहा है वो स्किन की लेयर्स के बीच में से आ रहा है, तो वहाँ जितना ब्लड है वो आएगा। आता है कप भर भर के भी आता है, लाजमी आता है। ब्लड तो हर जगह से आता है, इक्का दुक्का ही कोई जगह है जहाँ पे बहुत कम ब्लड आता है, वरना तो हर जगह से ही आता है। अब इसके बाद दूसरी साइड पे आ जाएं तो उसमें सबसे ऊपर है फीमर, जो रान की हड्डी है, वो आपको अब तो याद हो गया होगा नाम इसका। उसके नीचे आर्टिकुलर कैप्सूल है, यानी वही जो कोलैटरल कैप्सूल समझ लें आप इसको। उसके नीचे आ जाएँ तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये वो पीछे वाला लिगामेंट है जो हमने डिस्कस किया था, जो बैक साइड पे होता है, जो हड्डियों को बीच में से जोड़ता है ऊपर नीचे की। उसके नीचे आ जाएँ तो लेटरल मेनिस्कस है, यानी बाहर वाली साइड पे जो सेमी लूनर जो कार्टिलेज है उसको हम कह रहे हैं लेटरल मेनिस्कस। और उसके नीचे आ जाएँ तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, यानी सामने वाला लिगामेंट जो हड्डियों को बीच में से जोड़ता है। और उसके नीचे आ जाएँ तो टिबिया है, यानी चौड़ी वाली हड्डी पिंडली की। तो ये इसका तकरीबन जो है ना इसकी सारी चीज़ें आ गई। अब ये नी जॉइंट जो है ना हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। अब हमें ज़रूरत नहीं कि हम सारे जॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि उसमें अब क्या होगा, अब खाली नाम मुख्तलिफ होंगे, हड्डी के नाम मुख्तलिफ होंगे और यानी उसका लिगामेंट का नाम मुख्तलिफ हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा सब में। हर एक में 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ होंगी, हर एक में लिगामेंट से वो हड्डियाँ जुड़ी हुई होंगी, हर एक में बीच में साइनोवियल कैविटी होगी, उसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होगा। और तकरीबन जो है ना हर जगह पे आपको लिगामेंट के नीचे और जो टेंडन है उसके नीचे आपको बरसा नज़र आएगी।
ये आपको जो है ना नज़र आएगा। मैं आपको सरसरी तौर पे बाकी जॉइंट्स भी दिखाता हुआ जाऊँगा, लेकिन उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब का एक ही जैसा है। ये सब हम जो डिस्कस करेंगे ना, ये साइनोवियल जॉइंट्स की मिसालें हैं। एक मिसाल को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, नी जॉइंट। इसके अलावा जो मिसालें हैं उसको आप सरसरी तौर पे देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका जो मेन वो है फंक्शन है वो वैसे ही है जैसे कि हमने नी जॉइंट का डिस्कस किया है। जैसे ये शोल्डर जॉइंट है, तो इसके अंदर भी जो है ना देखिए हड्डियों के नाम मुख्तलिफ हैं। बस इसमें एक्रोमियन है, वहाँ पे हम फीमर डिस्कस कर रहे थे, टिबिया फिब्यूला डिस्कस कर रहे थे। बाकी इसके अंदर भी देखें हड्डियाँ लिगामेंट के ज़रिए आपस में जुड़ी हुई हैं। पढ़ने नाम एक्रोमियन है, उसके बाद कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट है, यानी वो लिगामेंट जिसने कोराकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन को आपस में जोड़ा हुआ है। उसके नीचे सब एक्रोमियल बरसा है। इस देखें इस यानी एक्रोमियल लिगामेंट के नीचे जो है ना एक बरसा मौजूद है। फिर उसके नीचे आ जाएँ तो कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट है, यानी कोराकॉइड प्रोसेस और ह्यूमरस जो दोनों हड्डियाँ हैं इन दोनों के बीच में आपस में जोड़ने वाला लिगामेंट। उसके नीचे आ जाएँ तो फिर ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस है, यानी जिस तरह से उसमें कॉन्डाइल था तो इस तरह से इसमें ह्यूमरस का जो बड़ा सा हिस्सा होता है, यानी बाजू की हड्डी का जो बड़ा वाला हिस्सा है उसका नाम है ये ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। फिर उसके नीचे आ जाएँ तो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, तो ये ट्रांसवर्स लिगामेंट है क्योंकि जो शोल्डर जॉइंट है ना ये घुटने के जॉइंट से एक लिहाज से मुख्तलिफ है, क्योंकि घुटने के जॉइंट में सिर्फ एक सिमत में हरकत हो सकती है, सही है। लेकिन शोल्डर का जॉइंट में देखें साइड पे भी हो सकती है, इसमें सामने भी आप इसको उठा सकते हैं, उसको आप नहीं कर सकते इस तरह से ना, और इसको आप राउंड घुमा भी सकते हैं। तो इसलिए जिस जॉइंट के अंदर जितनी ज़्यादा मूवमेंट होती है उतना ज़्यादा वो कमज़ोर होता है, समझ रहे हैं। जितनी ज़्यादा उसमें मूवमेंट हो सकती है ना उतना वो कमज़ोर जॉइंट होता है, उसके उतरने के डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए अक्सर कंधे का जॉइंट जो है वो उतरता है। जी शोल्डर पेन जो होते हैं, हाँ, इसका अलामा कहाँ होता है? मेन शोल्डर पे होता है, साइड में? ये आपने अहम सवाल पूछ लिया। देखें शोल्डर का जो हिजामा है ना वो उसके चारों तरफ से होता है, सामने भी होता है, ऊपर भी होता है, साइड में भी होता है, इसके पीछे भी होता है। 4 पॉइंट होते हैं और इसको चारों तरफ से कुछ मसल्स ने पकड़ा हुआ होता है, घेरा हुआ होता है, और उसको हम कहते हैं रोटेटर कफ। हाँ, तो रोटेटर कफ जो है ना वो असल में इन मसल्स का नाम है जो चारों तरफ से इस जॉइंट को घेरे हुए। अगर उन मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उससे जो शोल्डर में दर्द होता है उसको कहते हैं रोटेटर कफ का प्रॉब्लम। तो उसके लिए भी यही चारों तरफ से पॉइंट्स हम लगाते हैं तो उससे वो कवर हो जाता है। पेशेंट से 15 दिन नहीं जाता, दवा खा रहा है, इंजेक्शन आता है, वक्ती आराम वही कंडीशन है, इसके हिजामा में क्या रोल है? यही ना बेहतरीन रोल है, सही हो जाता है ये पेन तकरीबन 3 सेटिंग में, बहुत से बहुत 7 सेटिंग में। अच्छा, फ्रोज़न शोल्डर जो है ना उसमें टाइम लगता है। फ्रोज़न शोल्डर अक्सर जो है ना वो हमने देखा है डायबिटिक पेशेंट्स को होता है अक्सर, तो उसका ताल्लुक डायबिटीज़ से भी है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी तो उससे भी वो उसकी ज़रा शिद्दत में कमी आ जाती है। अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है तो फ्रोज़न शोल्डर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें आपको दोनों तरह से देखना चाहिए, उसकी डायबिटीज़ को भी कवर करना चाहिए और सर्वाइकल को भी कवर करना चाहिए। फ्रोज़न शोल्डर अक्सर जो है वो सर्वाइकल की वजह से शुरुआत होती है उसकी। पहले सर्वाइकल होता है, गर्दन का मसला, मोहरों का मसला, उसके बाद फिर जो है वो फ्रोज़न शोल्डर की तरफ जाता है। वो रखते हैं दो रखते हैं, 3 लगते हैं? नहीं, तकरीबन 4 लगते हैं। देखें सामने, पीछे, साइड में और ऊपर, चारों तरफ से कवर करते हैं इसको। कर्व वाले ऊपर लगते हैं, हाँ, यहाँ पे जो कर्व सरफेस होता है जिन कप्स का। कप 2 तरह के होते हैं ना, वो भी आगे आएंगी चीज़ें। अभी तो खैर हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी हिजामा पे तो हम आए नहीं हैं। हिजामा का प्रोसीजर वाली क्लासेज जब होंगी तो प्रैक्टिकल भी साथ साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद बाकी टेंडन शीद है, मतलब टेंडन की एक तरह की शीट सी चढ़ी हुई होती है और उसके ऊपर नीचे यानी उसके अंदर टेंडन मौजूद होता है। टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स द ब्रेकियाई मसल्स। तो ये बाइसेप मसल होता है ना, यहाँ पे बाजू में जो होता है ऊपर की तरफ बाइसेप्स होता है, यानी 2 हेड्स। बाइसेप्स का मतलब होता है 2 हेड, उसके 2 हेड होते हैं, 2 सर होते हैं उसके। जो रान में होता है उसके 4 हेड होते हैं, जो पीछे होता है उसके 3 हेड होते हैं। उसको ट्राइसेप बोलते हैं, इसको बाइसेप बोलते हैं, 2 हेड्स हैं। तो ये मसल्स हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकुलर कैप्सूल, उसी तरह से जैसे उसमें था वो कैप्सूल जिसने जो पूरा गिलाफ की तरह से चढ़ा हुआ होता है। सब स्कैपुलर बरसा, स्कैपुला के नीचे वाली बरसा, और टेंडन ऑफ द सब स्कैपुलरिस मसल, ये एक मसल का टेंडन है, यानी इस मसल को ये बोन से जोड़ रहा है, स्कैपुला से जोड़ रहा है। स्कैपुला वो हड्डी है जो पीछे वाली तिकोनी हड्डी होती है, वो स्कैपुला है, उससे जोड़ने वाला टेंडन, और फिर ये नीचे दिखाई गई है स्कैपुला आखिर में। तो ये देखें ऊपर से यानी नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन काम वही है इसमें। ये भी साइनोवियल जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, इसके अंदर भी मुख्तलिफ हड्डियाँ आपस में जोड़ रही हैं। एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है थोड़ा सा कि इसमें खाली 2 हड्डियाँ नहीं हैं, इसमें मतलब यानी 2-3 चीज़ें आपस में जोड़ रही हैं।
और मुख्तलिफ़ तरह के लिगामेंट से वो जुड़ी हुई हैं आपस में हड्डियाँ, और जो मसल है वो टेंडन के ज़रिए से जाके जुड़ रहा है बोन से, और बाकी बीच में जो है ना इसके अंदर जो दिखाया नहीं गया, इसके अंदर वही साइनोवियल कैविटी है, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है। ये इसमें जो टेंडन शीट है वो ग्रीन क्यों है, बुरसा की शक्ल में क्यों है? वो इसमें शो की गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं ग्रीन हो वो, ये तो बस इसमें यानी पिक्चर के अंदर शो किया गया है इस तरह से ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल यही इसी कलर के अंदर हो। बाकी बस ये कि ये एक शीट है जो उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। और ये जो आपने ट्रांसवर्सल ये जो लिगामेंट है जी, यही आगे जाके जो है इस टेंडन में चेंज हो गया ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, जी। ये लिगामेंट में नहीं, ये यहाँ इस तरफ तो लिगामेंट में आ रहा है ना, और इसकी जो आगे अच्छा ये वाला जो है ये टेंडन ऑफ द सब स्कैपुलरिस मसल। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ये अलग है। टेंडन हम कभी भी जो है ना लिगामेंट से नहीं मिलता, लिगामेंट जो है ना वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। तो ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है ना, जो कि ह्यूमरस के ऊपर ही मौजूद है, और इसके नीचे असल में इसने किस चीज़ को ग्रिप किया हुआ है, इसने जो है ना बीच में से ये जो जा रहा है टेंडन जा रहा है ना, इसके ऊपर से ये गुज़र रहा है। आप देखें ये कहाँ से गुज़र रहा है, इस टेंडन के ऊपर से गुज़र रहा है ये, और वो टेंडन जो है ना वो आगे उससे जुड़ा हुआ है बाइसेप मसल से, उसको इसने ग्रिप किया हुआ है ऊपर से, हड्डी से जोड़ा हुआ उसको मज़ीद मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए। हमें तो जो काम करना है ना वो शोल्डर जॉइंट के ऊपर, वो हमें करना है वही जो अभी इन्होंने बात की, फ्रोज़न शोल्डर के लिए, शोल्डर पेन के लिए, या रोटेटर कफ के लिए, बस। तो उसके लिए हमारे पॉइंट्स फिक्स हैं, वो 4 ही हैं। रोटेटर कफ में आपका लिगामेंट डैमेज हो गया है, टूट गया है, जब 4 से अटैच होता है ना, जी हाँ, तो उसमें से अगर 2 टूट गए हैं तो वो टूट गए तो वो तो सर्जरी होगी उसकी, उसको फिर थोड़ा बहुत पेन किलिंग इफ़ेक्ट हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल सही नहीं होगा, वो मुस्तकिल सही नहीं होगा। उसका तो MRI होगा तो पता चलेगा कि क्या इशू वो है। तो है, मतलब वो ये कह रहे हैं, मतलब उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड के साथ है तो वो ये कह रहे हैं कि इसकी सर्जरी में हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, आपकी तरकीब वैसे ही बढ़ता है। हाँ ये भी होता है बिल्कुल, यानी अगर सर्जरी नहीं हो सकती ना तो फिर तो वो ऐसे ही रहेगा उसमें, लेकिन हिजामा करके कोशिश करनी चाहिए। हिजामा में देखिए रिस्क कुछ भी नहीं है, सर्जरी में रिस्क है लेकिन हिजामा में कोई रिस्क नहीं है। आप हिजामा करें, मुमकिन है कि काफ़ी कमी तो आ जाएगा, कम से कम तकलीफ़ में कमी तो आ जाए, पेन तो लाजमी कम हो जाएगा ना इंशाल्लाह, पेन तो कम हो जाता है इसमें। इसी तरह से हिप जॉइंट है, इसमें भी जो है ना वो ये पेल्विक गर्डल और ये जो नीचे की फीमर है आपकी, तो उसके दरमियान जो है ये जॉइंट मौजूद है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये, सही है, यानी वो जो ऊपर का हेड है उसका वो एक बॉल की तरह से और एक सॉकेट के अंदर वो मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसमें भी फ्री मूवमेंट होती है, जिस तरह शोल्डर जॉइंट में होती है इसमें भी होती है। आगे पीछे दाएं बाएं रोटेटरी मूवमेंट ये सब आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी बॉडी के अंदर कितनी लचक है, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वेट कितना है, लेकिन मूवमेंट बहरहाल इसमें पॉसिबल होती है। तो इसके अंदर भी देखें एंटीरियर, इन्फीरियर, इलिएक, स्पाइन, ये तो वो है यानी जो उसका हिस्सा है हड्डी का ऊपर वाली, और नीचे ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये भी जो है ना ये फीमर की हड्डी का एक हिस्सा है। हड्डियों के असल में एक तो एक हड्डी का नाम होता है, फिर हड्डी के अंदर जो चीज़ें उभरी हुई भी होती हैं ना उसके भी नाम होते हैं, कि वो प्रोसेस कहलाता है कहीं पे, कहीं कॉन्डाइल कहलाता है, तो वो ये है वो बहरहाल ये फीमर ही। और बाकी ये जो बीच में जो है वो लिगामेंट्स हैं, इलियो फीमोरल लिगामेंट, यानी जो इलिएक बोन और फीमर बोन के दरमियान वाला जो जिसने जोड़ा हुआ है वो लिगामेंट वो कहलाता है इलियो फीमोरल लिगामेंट, और प्यूबो फीमोरल लिगामेंट जो प्यूबिक बोन और फीमर के दरमियान में है, तो वो लिगामेंट जो है वो प्यूबो फीमोरल लिगामेंट कहलाता है। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ ये वही चीज़ है, इलियो फीमोरल लिगामेंट दूसरी साइड से दिखाया है, और ये इस्कियम है, बोन का नाम है, मतलब जो पेल्विक गर्डल में मौजूद है। और इसी तरह से ये ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, यानी ये हड्डी का बाहर वाला हिस्सा, और ये वही दोनों लिगामेंट्स जिसके ज़रिए से मतलब जो हिप जॉइंट है उससे हमारी जो रान की हड्डी जुड़ी हुई है ना वो इन लिगामेंट्स के ज़रिए से जुड़ी हुई है, और इसके अंदर वही स्ट्रक्चर मौजूद है। इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल कैविटी है और साइनोवियल फ्लूइड है अंदर। एक और किस्म ये है एल्बो जॉइंट की, कोहनी का जॉइंट, तो इसके अंदर भी आप देखें एक ऊपर वाली हड्डी है बाजू की हड्डी जो ह्यूमरस है, और फिर नीचे जो है वो रेडियस और अल्ना है, और इसके दरमियान जो है वो आपस में जो इनका जो जॉइंट है, तो यहाँ ऊपर से देख लें आप ह्यूमरस सबसे पहले, उसके नीचे फैट पैड का मकसद जाहिर सी बात है कि रगड़ लगने से बचाना। किस चीज़ को? ये जो मसल्स आ रहे हैं और लिगामेंट्स आ रहे हैं उनके, तो उनको जो है वो रगड़ लगने से, हड्डी से रगड़ लगने से बचाना, उसके लिए फैट पैड भी दिया हुआ है। और ये है टेंडन ऑफ ट्राइसेप्स मसल,
क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मसल जो है वो हड्डी से जुड़ते हैं टेंडन के ज़रिए से, और उस टेंडन और हड्डी के बीच में भी बरसा दी हुई है। और ये ट्रोक्लिया, ये जो बीच वाली बोन है उसका हेड है ह्यूमरस का, जो नीचे आके कोहनी के जॉइंट पे जोड़ रहा है, वो ट्रोक्लिया है। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच, यानी ट्रोक्लियर जो हेड जो आया हुआ है उसके ऊपर जो कार्टिलेज चढ़ी हुई है उसका नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच। फिर दूसरी तरफ आ जाएं, आर्टिकुलर कैप्सूल, यानी जो लिगामेंट का जो कैप्सूल जिसने पूरा गिलाफ की तरह से इसको ढांपा हुआ है, और उसके अंदर जो है वो मौजूद है साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल कैविटी, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज तो आप लोग समझ गए ना कि जो कार्टिलेज हड्डी के सिरे के ऊपर चढ़ी हुई है जो कि उसको रगड़ लगने से बचाती है। फिर उसके बाद इसमें बाकी हड्डियों के नाम है, कोरोनॉइड प्रोसेस, ये हड्डी का नाम है जो उसका एक हिस्सा निकला हुआ है अल्ना का। और टेंडन ऑफ बाइसेप मसल, इसके ऊपर आके जुड़ रहा है बाइसेप मसल का टेंडन। बाइसेप मसल कौन सा है? ऊपर वाला, इसका जो टेंडन आके यहाँ जुड़ रहा है तो वो कहलाता है टेंडन ऑफ बाइसेप मसल। और नीचे आ गई वो आपकी अल्ना जो कलाई की हड्डी है। अच्छा, मस्कुलर सिस्टम में देख लेते हैं हम कुछ चीज़ें थोड़ी मुख्तसर, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक तो ये कि 640 मसल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और तकरीबन 40% मास जो हमारी बॉडी का है वो मसल्स की वजह से बनता है, बाकी 60% हड्डियों की वजह से और दूसरे ऑर्गन्स की वजह से बनता है। फंक्शन में इसके एक अहम फंक्शन है मूवमेंट। जितनी मूवमेंट होती है वो मसल्स की मदद से ही होती है। अगर आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो मूवमेंट नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है। खाली हड्डियाँ मूवमेंट नहीं करा सकती, उसके लिए मसल्स भी चाहिए। और पोस्चर जो हमारा मेंटेन रहता है वो भी मसल्स की वजह से रहता है। मसल्स जो हैं वो हमें पता नहीं चल रहा होता, हम समझते हैं कि भाई हमने कोई चीज़ उठाई या रखी तभी हमारे मसल्स ने हरकत की है। हम जब बैठे हुए ना तब भी हमारे मसल्स काम कर रहे हैं, जो बैक में हैं, जो हमारे पोस्चर को सीधा रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं तभी हम सीधे बैठ सकते हैं। तो जिन लोगों के वो मसल्स वीक होते हैं तो उनको थोड़ी देर में कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है अगर वो बग़ैर टेक लगाए बैठे हुए हैं। तो ये जो है ना वो मसल्स यानी मसल्स का एक काम है पोस्चर को मेंटेन रखना। तीसरा जो है वो बोन्स को प्रोटेक्ट करना और इंटरनल ऑर्गन्स की हिफाजत करना। तो बाज़ ऑर्गन्स जो है हमारे वो हड्डियों के हिफाजती हिसार के अंदर नहीं है। जैसे हमारे पेट के जो अज़ा हैं, आंतें हैं, मैदा है, जिगर है, वो कुछ हद तक थोड़े बहुत, मैदा और जिगर तो कुछ हद तक पसलियों के अंदर हैं, कुछ हद तक बाहर हैं, बाकी लेकिन आंतें तो पूरी बाहर हैं। तो आंतें जो है ना उनके आगे क्या चीज़ है? उनके आगे मसल्स हैं। उनके आगे 3 लेयर्स हैं मसल्स की। तो ये मसल्स जो है ना ये अंदरूनी आज़ा की भी हिफाजत करते हैं और हड्डियों की भी हिफाजत करते हैं। हड्डियों के ऊपर भी मसल्स मौजूद होते हैं, तो उससे एक पैडिंग मिल जाती है, अगर चोट लगे तो हड्डी फ़ौरन नहीं टूटती। और इसी तरह से इनका एक और अहम फंक्शन जो है ना वो है गर्मी पैदा करना। जब भी हम हरकत करते हैं ना तो हमारे मसल्स के अंदर एक रगड़ लगती है, उसकी वजह से गर्मी पैदा होती है। तो हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत बरकरार रहता है सर्दियों में भी, तो उसके अंदर एक बड़ा अहम किरदार जो है वो मसल्स का होता है। जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं ना जो हम अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं वो मसल्स, तो वो जब हरकत करते हैं तो एक गर्मी जो है वो पैदा होती है जिस्म के अंदर। और फिर मुस्तकिल एक तवाज़ुन बरकरार रहता है उसका गर्मी का और सर्दी का, ताकि जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेंटेन रहे। अब ये देखें आपके सामने ये मसल्स हैं मुख्तलिफ़ जो हमें नज़र आ रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा सिर्फ इनमें से जो अहम है ना उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बैक साइड जो दिखाई गई है ना, इस पर देखें गर्दन से एक मसल शुरू हो रहा है, उसका नाम है ट्रेपीजियस मसल। ये देखें ट्रेपीजियस लिखा हुआ है, जो गर्दन के पीछे ना ऐसे डायमंड शेप में है, यूं करके ऐसे नीचे आ रहा है। सही, गर्दन से शुरू हो रहा है, शोल्डर्स पे जा रहा है, शोल्डर्स से नीचे आ रहा है और आधी यानी पीठ तक आ रहा है हमारी ये ट्रेपीजियस कहलाता है। ट्रेपीजियस मसल जो है ना ये बड़ा अहम मसल है। अक्सर जो है वो अगर ये मसल स्टिफ हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो शोल्डर्स में भी दर्द होता है, गर्दन में भी दर्द होता है, सर तक भी दर्द जाता है और सर्वाइकल वाली अलामात भी आ जाती हैं। तो ये काफ़ी अहम मसल है। तो इसको ये अकड़ क्यों जाता है मसल जो है ना, वो अकड़ते क्यों हैं? जब भी मसल कमज़ोर हो जाते हैं ना उस वक्त वो अकड़ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना मस्कुलर स्टिफनेस। उसका मेडिकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं मस्कुलर स्पैज़म। तो मस्कुलर स्पैज़म जो है ना ये मस्कुलर स्टिफनेस है, और ये स्टिफनेस होती है मसल्स के वीक होने के बाद होती है, वीक होने के बाद। तो अक्सर जो है ना अगर किसी की गर्दन में दर्द रहता है तो वजह क्या होती है या तो गर्दन झुका के करने वाला कोई काम आदमी बहुत लंबे अरसे तक कर रहा होता है, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, या तकिया उसका जो है ना वो ऊंचा होता है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें भी यही पोजीशन हो जाती है जैसे गर्दन झुकी हुई है। तो उस वक्त में इस मसल के ऊपर ज़ोर पड़ रहा होता है, और उससे वो ज़ोर जब पड़ता रहता है तो कुछ हद तक तो मसल बर्दाश्त करता है, फिर जो है ना वो
उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो फिर वो ज़ोर जो है ना, पहले तो मसल हो जाता है स्टिफ़, दर्द शुरू हो जाता है, उसके बाद भी अगर वो पॉस्चर रहता है ना तो फिर ये ज़ोर मुंतकिल हो जाता है इसकी गर्दन के मोहरों के ऊपर, फिर सर्वाइकल का मसला शुरू होता है। अच्छा, अब सर्वाइकल के जो मोहरे हैं तो उसके ऊपर ज़ोर आता है, वो कुछ अरसे तक बर्दाश्त करते हैं, फिर उसके बाद उनके बीच की जो डिस्क है ना वो दब के पिचक के बाहर को निकल आती है, और उससे क्या होता है कि वो फिर जो नसें गुजर रही हैं ना उसके सामने से, तो वो नसें उस डिस्क के दबने की वजह से, यानी डिस्क के बल्ज आउट होने की वजह से, जिसको हम डिस्क बल्ज कहते हैं, उसकी वजह से वो नसें दबना शुरू हो जाती हैं, और उससे फिर वो चक्कर भी आते हैं, और जो है ना हाथों में बाजुओं में दर्द आता है, नीचे तक जाता है, उंगलियां सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी अलामात जो हैं ये बता रही होती हैं कि इंसान को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है। इस कंडीशन को कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सही है। तो ये लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? गलत पोस्चर से। अक्सर जो है ना सर्वाइकल के अंदर जो मसला आता है, गर्दन का जो मोहरों का मसला होता है, वो गलत पोस्चर की वजह से होता है कि आदमी जो है ना वो ख़ास तौर पे जो लोग लैपटॉप पे काम करते हैं उनके साथ बहुत होता है। हमारे पास बहुत आते हैं ये पेशेंट, जो प्रोग्रामर्स वगैरह होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, तो क्योंकि उनका काम होता है लैपटॉप पे, डेस्कटॉप नहीं देते उन लोगों को, लैपटॉप देते हैं, तो उसमें ना यूँ करके काम कर रहे होते हैं, मुस्तकिल गर्दन झुकाए, तो उनका जो है ना सर्वाइकल का मसला बन जाता है। अच्छा, तो ये ट्रेपीजियस मसल जो है ना इसको हम हिजामा के अंदर कवर करते हैं, और बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मसल रिलैक्स हो जाता है हिजामा से, और दर्द ख़त्म हो जाता है, चक्कर भी सही हो जाते हैं, सर्वाइकल का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो जाता है। एक मरतबा में नहीं होता है, जितना पुराना मसला होता है उतने ज़्यादा सेशंस करने पड़ते हैं, तो कम से कम 3 सेशन होते हैं, ज़्यादा 7 सेशन होते हैं, जिसमें ये मसला रिज़ॉल्व हो जाता है। और इसके पॉइंट्स भी जो है ना वो हम अभी यहाँ पे समझाना भी मुश्किल होगा, वो जब हम पढ़ेंगे डिजीज़ वाइज आखिरी में है आपका वो चैप्टर है, तो उसके अंदर इंशाल्लाह आपको इसके पॉइंट्स भी बताएंगे, कौन से पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं। अच्छा, इसके साथ ही देखें बराबर में इसके बिल्कुल जो है ना वो डेल्टॉइड मसल है, जो बाजू का मसल होता है, इसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है लेटरल डेल्टॉइड कहलाता है, सामने वाला जो है ना वो एंटीरियर डेल्टॉइड कहलाता है, पीछे वाला पोस्टीरियर डेल्टॉइड कहलाता है। तो ये डेल्टॉइड मसल जो है ना ये भी वही जो अभी हम बात कर रहे थे फ्रोजन शोल्डर की और इस तरह से उसकी रोटेटर कफ की, तो उसके अंदर भी हम इसको टारगेट करते हैं डेल्टॉइड को, जो हम सामने लगा रहे हैं, साइड पे लगा रहे हैं, पीछे लगा रहे हैं, ये डेल्टॉइड को ही कवर कर रहे हैं, और जो ऊपर लगा रहे हैं वो हम ट्रेपीजियस को कवर कर रहे हैं। और ट्रेपीजियस के लिए हम थोड़ा सा और पीछे स्कैपुला के ऊपर भी लगाते हैं, तो उससे भी रोटेटर कफ वाला इशू जो है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। तो रोटेटर कफ भी हो जाता है, सर्वाइकल भी हो जाता है, दोनों के मसले रिजॉल्व हो जाते हैं। सुन्नत पॉइंट जो है ना, हाँ, इसके बीच में जो सफ़ेद जगह बन रही है ना, बिल्कुल शोल्डर्स के लेवल पे बिल्कुल बीच में, तो ये जगह जो है ना ये सुन्नत पॉइंट है। यहाँ पर जो हमें रीढ़ की हड्डी का एक मोहरा उभरा हुआ महसूस होता है वो है C7, सर्वाइकल का 7वां मोहरा, गर्दन के मोहरों का 7वां मोहरा। तो वो जो है ना वो हम लोकेशन है इसकी, यानी उसके ऊपर ही हम रखते हैं बिल्कुल। कब वहाँ से शुरू होता है वो कप के अंदर आता है, कप के अंदर आता है, लेकिन बीच में नहीं आता कप के, यानी कप का जो ऊपर का वाला किनारा होता है ना वो उसके साथ टच हो रहा होता है, होता कप के अंदर है, लेकिन कप का ऊपर वाला किनारा टच हो रहा होता है, बाकी कप उससे नीचे तक जा रहा होता है, बड़ा कप लगता है पीछे ना, तो उसमें C7 भी कवर हो जाता है, T1 T2 भी कवर हो जाते हैं, थोरेसिक के 2 मोहरे भी कवर हो जाते हैं। हाँ, पिंडलियों का काफ मसल जो है ना ये काफ मसल जो यहाँ पर इसमें शो हो रहा है, तो इसके ऊपर तो हम करते ही हैं, मस्कुलर पेन अक्सर होता है काफ मसल्स पे। जी जी जी, वो उसके लिए भी ये काफ मसल के ऊपर लगता है, ये जो बिल्कुल घुटने से थोड़ा सा नीचे जो है ना, घुटने से नीचे वाला जो मसल है बैक साइड पे, हाँ बैक साइड पे काफ मसल जो होता है, बिल्कुल वहाँ पर हमारे पॉइंट लगते हैं मसल्स के लिए। जो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो उसमें कोई ना कोई मसल उनका टियर हो जाता है, तो उसमें पेन किलिंग के लिए हो सकता है, लेकिन और ज़्यादा कोई फ़ायदा ख़ास नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो तो मसल फट गया ना। हाँ, अगर वो मुकम्मल डैमेज नहीं हुआ है, पार्शियली डैमेज हुआ है, तो फिर उसमें फ़ायदा हो सकता है। हीलिंग प्रोसेस बहरहाल मसल्स का तेज़ हो जाएगा, हम उसमें कर सकते हैं। बाकी पूरी बॉडी पे जहाँ पर भी मस्कुलर पेन है तो उसके लिए हिजामा किया जा सकता है, और उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है, कहीं का भी मस्कुलर पेन हो, क्योंकि मसल डैमेज हो जाता है वो खुद ब खुद हील होता है, वो जो खुद ही हील तो खुद ही होगा। तो हिजामा में क्या होता है कि उसकी हीलिंग का प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी ना, और दूसरा जो पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स होते हैं, ऑटाकॉइड्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, वो चीज़ें भी वहाँ से निकल जाएंगी हिजामा के ब्लड के ज़रिए से, तो इसमें पेन तो बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, मस्कुलर स्पैज़म ख़त्म हो जाएगा, और पेन ख़त्म हो जाएगा। पेन के लिए आप कर सकते हैं डायरेक्टली जिस जगह पर भी दर्द हो, तो उसके अंदर हमारा रूल यही है कि अगर वो मस्कुलर पेन है तो उसके लिए डायरेक्टली वहीं पे हिजामा होना चाहिए जहाँ पर पेन हो रहा है। बाकी जो न्यूरोनल पेन होता है या किसी और वजह से होता है उसमें पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। जी,
जी जी मगर जब भी हम हजामा कराते हैं तो यूजुअली वो बैक साइड प्रेफर करते हैं ऐसा? नहीं देखें, बैक पे तो हैं ही पॉइंट्स, फ्रंट पर भी हैं। हमारे यहाँ तो दोनों साइड्स पे होता है, हम दोनों साइड्स पे ही करते हैं। बैक पे अलबत्ता ये है कि बैक पे जो है ना असल में फ़ैट कम होता है, तो बैक से ब्लीडिंग आसानी से हो जाती है और ज़रा यानी अच्छे तरीके से हो जाती है और ज़्यादा पेनफुल भी नहीं होता है। बाकी फ़्रंट पे ब्लीडिंग भी थोड़ी कम होती है, पेनफुल भी ज़्यादा होता है और ब्लड भी थोड़ा कम निकलता है, इसलिए जो है ना अक्सर लोग इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन फ़्रंट पे भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, एसिडिटी के, स्टमक के, गैसेस के, एंजाइटी के, IBS के, लंग्स के हवाले से, हार्ट के हवाले से, इनफर्टिलिटी के हवाले से बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ फ्रंट पे भी। टोटल तकरीबन 150 के करीब पॉइंट्स हैं बॉडी पे। वो इंशाल्लाह अभी पॉइंट्स वाली जब आएगी ना आगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस के अंदर और तफसील के साथ। अच्छा, मसल की क्लासिफिकेशन दो तरह से है। फंक्शनली दो किस्म के होते हैं मसल्स, एक वॉलंटरीली मसल्स होते हैं जिसको आप अपनी मर्ज़ी से हिला सकते हैं, हरकत दे सकते हैं, यानी आपके बाजू के मसल्स, टांगों के मसल्स जिसको आप अपनी मर्ज़ी से हरकत दे सकते हैं। और दूसरी किस्म है इनवॉलंटरीली, जो कि आप अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते, जैसा कि आपके लिवर के मसल्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, मैदा है, उसको आप अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं दे सकते। इसी तरह से स्ट्रक्चरली दो तरह के मसल्स हैं, स्ट्राइएटेड जिनके अंदर स्ट्राइप्स या लाइनें सी बनी हुई हैं जो आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर होती हैं, यानी जो आपके अपनी मर्ज़ी से आप जिनको हरकत दे सकते हैं ना उसमें होती हैं। और दूसरी किस्म है स्मूथ मसल्स, यानी जिनके अंदर कोई लाइनें नहीं होती, कोई धारियाँ वगैरह नहीं बनी हुई होती, और वो होते हैं आपके अमूमन इंटरनल ऑर्गन्स के मसल्स, जैसा कि आपकी आंतें हैं या दिल के अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं। दिल जो है ना उसके मसल जो हैं वो स्ट्राइएटेड भी होते हैं, और वो उसका यानी कि एक अलग टाइप है वो मसल्स की, तीसरी टाइप है कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स यानी जो आपके बाजू के, टांगों के, या वो सारे मसल जिनको आप मूव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। दूसरी किस्म कार्डियक मसल्स है जो आपके दिल के मसल्स हैं जिसको आप अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते। और तीसरी किस्म है स्मूथ मसल, जिसके अंदर कोई लाइनें नहीं होती हैं और उसको भी आप अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते, और ये अंदरूनी आज़ा जितने भी होते हैं उससे बने हुए होते हैं। ये टाइप्स ऑफ मसल्स हो गई। इसके बाद अच्छा, ये वैसे तो आ चुका है लेकिन ये कुछ इनकी डेफिनेशंस इसमें रह गई थी। तो बरसा अब अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके हैं कि क्या होती है। एक पाउच होता है जेल फिल्ड, और उसका काम क्या होता है कि मुख्तलिफ़ जगहों को रगड़ लगने से बचाना, कुशन प्रोवाइड करना। अक्सर ये होता है हड्डी और लिगामेंट या हड्डी और टेंडन के दरमियान। अक्सर जो इसकी लोकेशन होती है ना वो यहाँ पर होती है। ये बरसा की वो दी हुई है मुख्तलिफ़ एग्जाम्पल्स, ये हमने देख ली हैं अच्छे काफ़ी डिटेल में। टेंडन्स जो है वो हड्डियों को मसल से जोड़ते हैं, और एक बड़ा मशहूर मसल और सबसे बड़ा जो हमारे टेंडन, सबसे बड़ा टेंडन जो हमारी बॉडी का है वो कहलाता है एचिलीस टेंडन। ये वो टेंडन है जो काफ मसल्स को एड़ी से जोड़ता है। तो ये आपको पीछे अपनी यानी पाँव के पीछे वाली साइड पे महसूस भी हो जाता है ना, जो एक सख्त सी चीज़ होती है, पीछे हड्डी भी नहीं होती है, ये वो, हाँ ये टेंडन है, एचिलीस टेंडन। मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये ना हो तो आदमी मूव नहीं कर सकता है। हाँ, अगर ये कट जाए तो नहीं भाग सकता इंसान। लिगामेंट्स ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। जहाँ पर भी एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ रही होती है तो जोड़ने वाली जो चीज़ होती है वो होती है लिगामेंट, वो उसको जोड़ती है। देखिए इतने सारे लिगामेंट्स हैं यहाँ पे, पाँव में ही कम से कम अच्छे खासे हैं, मतलब टार्सल्स को मेटाटार्सल से जोड़ने वाले, और टिबिया को फिब्यूला से जोड़ने वाले, एंकल बोन, ये सब आपस में जो जुड़ी हुई हैं बोन्स, तो ये सब लिगामेंट्स के ज़रिए से जुड़ी हुई हैं। या तो इनका काम होता है मूवमेंट करवाना, या इनका काम होता है मूवमेंट को रोकना और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। यानी जैसे पाँव मुड़ जाता है ना तो उसमें वो लिगामेंट ज़ाहिर है मुतासर होता है, लिगामेंट के ऊपर स्ट्रेन आ जाता है, मोच जो आ जाती है, मोच, तो वो इसी से आती है, मतलब इसके ऊपर ज़ोर पड़ जाता है लिगामेंट के ऊपर। कार्टिलेज हमने डिस्कस कर लिया था। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, फाइबर से बना हुआ है, और जेल लाइक सब्सटेंस के अंदर ये डूबा हुआ होता है। इसके अलावा सपोर्ट्स, कुशंस एंड शेप्स बॉडी स्ट्रक्चर्स, मुख्तलिफ हमारे जिस्म के स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट भी करता है, एक कुशन भी फराहम करता है। कुशन से मुराद है कि यानी रगड़ लगने से बचाता है, और इसके अंदर ब्लड नहीं होता, ए वैस्कुलर होता है। ये ए वैस्कुलर का मतलब क्या होता है? ब्लड लेस, जिसमें ब्लड नहीं होता, जिसमें खून नहीं होता, उसको हम बोलते हैं ए वैस्कुलर। और इट इज़ नॉट इनर्वेटेड, यानी इसमें नर्व्स नहीं होती हैं, यानी कि इसमें आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। जैसे आपको हर जगह महसूस होता है ना, हाथ लगाएं, टच करें, पता चलता है, इसके ऊपर आपको टच भी करें कुछ पता नहीं चलेगा, सेंसेशन नहीं होती इसके अंदर, नर्व्स नहीं होती इसमें। हड्डियों के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था
कि 3 तरह के सेल होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। तो और ऑस्टियोफाइट्स भी एक अलग चीज़ है, वो भी बता देते हैं अभी। ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना वो बोन बनाने वाले सेल्स हैं, जो नए सेल्स बनते रहते हैं। हड्डियाँ जो है ना हमारी ये ज़िंदा होती हैं, ये ऐसे नहीं कि मुर्दा होती हैं और बस ये एक कोई लकड़ी की तरह से हैं। ये जो है वो ज़िंदा होती हैं, इसमें मुस्तकिल सेल बन भी रहे होते हैं, ख़त्म भी हो रहे होते हैं। जो पुराने हो जाते हैं उनको उतार दिया जाता है, उनको चेंज कर दिया जाता है, उनको फेगोसाइट्स खा जाते हैं, और जो नए सेल होते हैं वो उसकी जगह लेते रहते हैं। अच्छा, जो नए सेल बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसको फिर ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ऑस्टियो का मतलब है बोन और साइट का मतलब होता है सेल। ऑस्टियोसाइट बोन का सेल। अच्छा, इसमें देखें ऑस्टियोफाइट्स एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हड्डी की नोकें, पैरेट बीक, बोन स्पर। ये हड्डी की वो नोकें होती हैं जो कि हड्डी में से जब कैल्शियम निकल जाता है तो उसकी वजह से जो नोकें बन जाती हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट। और ये अगर ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। यानी अगर ये घुटने में हो जाती हैं, अक्सर हड्डी की नोकें बन जाती हैं कैल्शियम के वहाँ से निकलने की वजह से। कैल्शियम क्यों निकलता है? अगर जिस्म में विटामिन डी कम हो जाए तो कैल्शियम जो है वो हड्डियों में से निकलना शुरू हो जाता है। अगर विटामिन डी पूरा हो और अगर विटामिन K2 भी पूरा हो तो फिर जो है ना हड्डियाँ सॉलिड रहती हैं, हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट होता है। विटामिन K2 ख़ास तौर पे और ज़्यादा फोकस करके जो है ना हड्डियों के अंदर कैल्शियम को जज़्ब करवाता है, K2। और विटामिन डी का भी यही काम है कि वो हड्डियों में कैल्शियम को जज़्ब करवाता है। जिन लोगों का ये यानी कि विटामिन डी कम रहता है तो उनकी हड्डियाँ भुरभुरी भी होना शुरू हो जाती हैं, यानी ऑस्टियोपोरोसिस का काम शुरू हो जाता है, और उनके जिस्म में जो है वो पथरियाँ बनने का अमल भी शुरू हो जाता है। गुर्दे के अंदर जो है वो बाज़ औक़ात ये जो कैल्शियम जब हड्डियों से निकलता है ना तो खून में बढ़ जाता है। आप जब खून टेस्ट कराएंगे तो उसमें कैल्शियम बढ़ा हुआ आएगा, विटामिन डी कम आएगा। मतलब ये हर केस में नहीं ऐसा होगा, जो बहुत पुराना केस हो जाएगा ना उसमें ऐसा होगा। और फिर उस मरीज़ के अंदर बार बार पथरियाँ भी बनती होंगी गुर्दे की। तो उसकी वजह क्या होगी कि वो विटामिन डी उसके अंदर कम है, जिसकी वजह से पथरियाँ बन रही हैं उस कैल्शियम की, जो हड्डियों में से निकल के ब्लड में जा रहा है और वो गुर्दे में जाके पथरी बना रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स का पथरी जो ना अक्सर मतलब या तो कैल्शियम की बनती है या फिर यूरिक एसिड की बनती है। तो ये चेक करा लेना चाहिए, अगर पथरियाँ किसी को मुस्तकिल बनती रहती हैं तो उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या उसका विटामिन डी कम है। ये दो में से कोई ना कोई वजह अक्सर होती है, फिर उसको उसी हिसाब से जो है वो मैनेज करना चाहिए। हाँ है। गॉल ब्लैडर की पथरी का किसी हद तक है, एलोपैथिक में नहीं है, एलोपैथिक में नहीं है, लेकिन इसमें हिजामा और प्लस हर्बल इसमें है, सही हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। असल में देखें वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है जो कि ना उसमें जम जाता है, एक तरह से यूँ समझ लें। अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए ना उसके अंदर, बाइल के अंदर, वो बाइल के ही मतलब कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि जम जाते हैं, एक तरह से आप उसको जमना कह लें या इकट्ठा होना कह लें, और वो जो है ना इकट्ठे होकर वहाँ पर वो पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए तो वो दोबारा डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर जो साइकिल चल रही थी वैसे चलना शुरू हो जाती है। बाइल तो वहाँ से देखें जाता है ना उसमें इंटेस्टाइन्स में डिपॉजिट भी होता है, उसके बाद जाता है ना इंटेस्टाइन में जाता है। और फिर जो यानी कि जो बिलीरुबिन होता है एक्चुअली वो उसका मेन पार्ट होता है ना बिलीरुबिन बाइल का, तो वो बिलीरुबिन ही जो है ना वो इसमें आंतों में जाता है और फिर वो स्टूल को जो है वो येलो कलर देता है, तो वो बिलीरुबिन जा रहा होता है। तो ये एक साइकिल चल रही होती है, उसमें लोग कहते हैं ना कि उसके निकलने की कोई जगह ही नहीं है। जगह क्यों नहीं है जगह, वो बाइल जो जा रहा है कहीं ना कहीं से जा रहा है ना, लेकिन शर्त यह है कि वो पथरी ना हो, पथरी एज इट इज़ नहीं निकल सकती, वो जगह इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर वो डिज़ोल्व हो जाए तो वो क्लियर हो जाएगा वो। और वो डिज़ोल्व कैसे होगा, उसको रिवर्स कर दिया जाए। उसके पीछे असल में एक दूसरी थ्योरी है, हर्बल की जो थ्योरी है ना वो डिफरेंट है इस बारे में, पित्ते की पथरी के बारे में। हाँ, तोड़ भी देते हैं उसको, जी हाँ बिल्कुल। वो पथरी टूट भी जाती है, यूरिन के ज़रिए नहीं जाती, वो स्टूल के ज़रिए से जाती है, मतलब यूरिन से ताल्लुक़ नहीं है उसका ना, वो तो इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहाँ बाइल से जो जा रहा है ना वो इंटेस्टाइन में जा रहा है। हाँ, लेकिन देखिए लिवर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो जा रहा है ना, और लिवर में वो पहली बात उसमें बिलीरुबिन आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो ब्लड में से आ रहा है। वो ब्लड से यानी ब्लड का एक पार्ट है ना, स्प्लीन के अंदर ब्लड के सेल्स रप्चर होते हैं, वहाँ बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बन जाते हैं, हीमोग्लोबिन टूटता है तो वो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है, फिर बिलीरुबिन जाता है लिवर में, लिवर उसको स्टोर कराता है गॉल ब्लैडर में, और फिर उसके अंदर बाइल के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, बाइल एसिड है ना वो, तो उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी। तो इसी तरह से अगर उसकी कंपोजिशन को कुछ मेडिसिन के ज़रिए से चेंज कर दिया जाए, हर्बल में ऐसा हो सकता है, होता है, ऐसा हो जाता है, सही हो जाती है। एलोपैथिक में नहीं उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई बात नहीं। देखिए हमने तो इसीलिए ना हम दोनों तरफ की चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि जो है ना हमें हमारी वो विज़न ब्रॉड हो, ज़रा सा पता चलेगा भाई दुनिया में और क्या क्या हो रहा है। मैंने ये हिकमत भी पढ़ ली ना, इसीलिए 4 साल का कोर्स इसका भी किया है मैंने हर्बल का, ताकि जो है ना हमारी दोनों साइड मुकम्मल हो जाएँ।
फिर हम और इसमें ज़रा आगे अभी इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इसको, लेकिन ये ठीक हो जाती है, हिजामा से भी फ़ायदा होता है। आखिरी पार्ट है इसका, ये है वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो है ये इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक फंक्शन तो इसका ये कि ये वेट जितना भी होता है ना हमारे जिस्म का, वो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो उठाती भी है और उसको वो मुंतकिल कर देती है हमारी टांगों के ऊपर। उस वज़न को जो हम खड़े होते हैं ना, तो ऊपर के जिस्म का जो वज़न है वो सारा का सारा रीढ़ की हड्डी इसको शिफ्ट कर देती है टांगों पे, तो ये हम वज़न जो है वो उठाने के काबिल होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत ही अहम चीज़ मौजूद है, रीढ़ की हड्डी के बीच में से गुजर रही है, उसको हम बोलते हैं हराम मगज़ या स्पाइनल कॉर्ड, सही, जो कि दिमाग की एक प्रोजेक्शन है, दिमाग की एक एक्सटेंशन कॉर्ड है जो कि नीचे आ रही है। परमिट्स मूवमेंट होती है, इसकी वजह से मूवमेंट, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ना होती तो आप मूवमेंट नहीं कर सकते थे, आगे पीछे झुक नहीं सकते थे। इसके अलावा इसमें मसल्स की अटैचमेंट्स होती हैं, सारे मसल्स बैक के जितने भी मसल्स हैं ना, बहुत सारे मसल्स हैं, वो सारे आके रीढ़ की हड्डी पे जुड़ते हैं। वो पीछे से रीढ़ की हड्डी पे जुड़ते हैं, आगे से बहुत सारे मसल्स स्टर्नम पे जुड़ते हैं, ये जो आपकी सीने की हड्डी होती है ना दरमियान की, स्टर्नम, ठीक है। इसके अलावा उस पर जो है ना सर के मसल्स भी जुड़ रहे होते हैं, गर्दन के मसल भी जुड़ रहे होते हैं, बाजुओं के मसल भी इसी पे जुड़ रहे हैं, टांगों के मसल भी आके रीढ़ की हड्डी पे जुड़ रहे हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी जो है ना, इसीलिए कहते हैं ना हमारी मईशत जो है ना वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। रीढ़ की हड्डी के बगैर तो जिस्म बेकार है, इसलिए जो है ना रीढ़ की हड्डी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसमें 33 मोहरे होते हैं रीढ़ की हड्डी में, जिसमें 7 जो है वो गर्दन के मोहरे होते हैं, 12 जो है वो आपके पसलियों के मोहरे होते हैं यानी सीने के मोहरे, 5 कमर के मोहरे होते हैं, 5 जो है ना वो सैक्रल के मोहरे होते हैं, और इसमें लंबर रीजन दिया हुआ है, उसके नीचे सैक्रल होता है, वो इसमें मिस हो गया है, दोबारा मिस हो गया, मैंने ऐड तो किया था। अच्छा बहरहाल इसके बाद नीचे जो है ना वो 3 या 4 कॉक्सीजियल होते हैं, कॉक्सिक्स के, दुम की हड्डी जिसको बोलते हैं ना, वो आखिरी के 3-4 होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं बिल्कुल। तो इसमें देखें लंबर के बाद जो है ना 5 सैक्रल के भी हैं, वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा या हम कर देंगे इंशाल्लाह। देखिए 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रम और 3-4 जो है ना वो कॉक्सिक्स के। कितने हो गए? 7 और 12 19 और 5 24 और 5 29। 29 के बाद अगर ये 3-4 हैं तो तकरीबन 33। इनकी शक्लें मुख्तलिफ़ होती हैं, जिस तरह का इनका काम होता है ना उसी हिसाब से इनकी शक्ल होती है। अब ये देखें सर्वाइकल वर्टिब्री सबसे ऊपर दिखाया गया है, गर्दन के मोहरे ये इस तरह से होते हैं, और उसके नीचे देखें थोरेसिक वर्टिब्री जो है ना, इसके अंदर इसकी शक्ल मुख्तलिफ है। ये जो बीच में सुराख नज़र आ रहा है ना, इसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है। लंबर वर्टिब्री में ये जो सॉलिड पार्ट है ना इसका गोल सा, इसको बोलते हैं बॉडी, ये बॉडी कहलाती है, इसके ऊपर वज़न आता है। तो ये बॉडी जो है ना जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं ना तो बॉडी बड़ी होती जाती है, क्योंकि उसने वज़न उठाना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो चौड़ी होती है कमर की, और फिर उसके बाद जो है वो सैक्रम, जो उसके नीचे वाले जो मोहरे जो हमारे हिप के अंदर आ जाते हैं, तो ये 5 मोहरे होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते। बाकी जो है ना ये तीनों ये सब अलग अलग होते हैं, जैसे सर्वाइकल के 7 हैं, उन सब के बीच में डिस्क है, वो सब अलग अलग मोहरे। फिर थोरेसिक के 12 हैं, उन सब के बीच में डिस्क हैं, और वो उन सब 12 से पसलियाँ निकल रही हैं जो आगे जाके जुड़ रही हैं आपकी सामने सीने की हड्डी के ऊपर। और इसी तरह से उसके नीचे लंबर रीजन है, तो लंबर वर्टिब्री है, तो ये जो है ना कमर के मोहरे हैं, और इसके अंदर बॉडी जो है वो चौड़ी है। तो ये इस तरह से इनकी शक्लें जो है ना वो सबकी मुख्तलिफ हैं। हाँ, ये बीच में ये आपस में जुड़े हुए नर्व्स निकल रही हैं जी हाँ। इसके बीच में भी डिस्क हैं, लेकिन जो है ना ये मूव नहीं करते, ये पूरे फ्यूज़ हुए हैं आपस में, जुड़े हुए। एक बीमारी भी होती है जिसमें जो है ना ये जो लंबर के मोहरे हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, उस बीमारी को बोलते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मोहरे जो है ना जुड़ जाते हैं आपस में, कमर सीधी हो जाती है हड्डी की तरह, तो आदमी फिर आगे पीछे झुक नहीं सकता, बहुत तकलीफ़ हो जाती है। उसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथिक में, लेकिन हिजामा से ये सही हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें लेकिन टाइम बहुत लगता है, हमने किया इसके लिए 1 साल तक किया है, तकरीबन 3-4 महीने में जाके रिज़ल्ट आया था, फिर वो बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता आती चली गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हिजामा से सही हो जाता है। सर्वाइकल में देखें 7 मोहरे हैं, सबसे ऊपर वाला जो मोहरा है उसको C1 बोलते हैं, उसके नीचे C2, फिर C3। C1 जो है ना इसका एक अलग से नाम भी है, इसको एटलस भी बोलते हैं, और ये मतलब ऊपर से जुड़ा हुआ होता है खोपड़ी की हड्डी से। ये सबसे पहला मोहरा है एटलस, और उसके जो नीचे वाला मोहरा है वो है आपका C2, उसका नाम जो है ना वो एक्सिस है। एक्सिस के ऊपर जो है ना आपकी मूवमेंट इस तरह से हो सकती है, साइनोवियल जॉइंट की तरह से, ये यानी साइनोवियल जॉइंट है ये, और ये आपका साइड टू साइड रोटेशन हो सकती है इसके ज़रिए। पहला वाला जो है ना वो ऊपर नीचे वाली मूवमेंट जो होती है ना वो येस नो वाली, वो आपके C1 से होती है। थोरेसिक सीने के मोहरे 12 मोहरे हैं, 12 पसलियाँ होती हैं, 12 मोहरे होते हैं, सही है। और इसी तरह से उसके बाद कमर के 5 होते हैं, और ये लंबर सपोर्ट यानी जहाँ पसलियाँ ख़त्म होती हैं ना वहाँ से लंबर के मोहरे शुरू हो जाते हैं, और वही जगह है किडनी की भी। किडनी जो है ना लंबर के ही मोहरों से जुड़ा हुआ होता है दोनों साइड्स पे, दोनों किडनी तकरीबन 9-9 इंच के,
तो वो दोनों साइड्स पे मौजूद होते हैं, इन्हीं लंबर के आपके मोहरों के दोनों साइड्स पे। उसके नीचे सैक्रल है, उसमें 5 मोहरे हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं और वो सैक्रम बोन कहलाती है पूरी एक, और उसके नीचे फिर 2, 3 या 4 जो है ना जुड़े हुए मोहरे हैं जिसको कॉक्सीजियल वर्टिब्री या दुम की जो हड्डी कहलाती है वो है। तो ये सैक्रल में आपको ब्लैडर वगैरह सब ये सैक्रल में आ रहा है? कौन सा? यूट्रस और हाँ तकरीबन ब्लैडर भी हाँ वहीं पे आएगा, सैक्रम के सामने आएगा। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हर 2 मोहरों के बीच में जो डिस्क होती है, जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो एक कार्टिलेजिनस जॉइंट की मिसाल है जिसके अंदर जो है वो थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है, तो वो फाइबर की बनी हुई डिस्क होती है, उसके अंदर जेल भरा हुआ होता है। सबसे ऊपर वाली जो दिखाई गई है यहाँ पर वो नॉर्मल डिस्क है जो बिल्कुल सही है। उसके नीचे वाली देखें आप, वो उसके अंदर जो है ना सुराख से हो रहे हैं, तो ये कहलाती है डिस्क डीजेनरेशन। सही है, डीजेनरेटिव डिस्क है, ये टूट फूट शुरू हो गई है इस डिस्क के अंदर। इससे नीचे आ जाएँ तो देखें आपको बल्जिंग डिस्क नज़र आ रही है जिसके अंदर की तरफ को एक उसका पेट सा निकल गया, तो वो बल्ज आउट हो गई है वो डिस्क, और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से गुजर रही होती हैं नर्व्स, तो वो नर्व्स दबना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से शैटिका वाला दर्द जो है ना, अर्क़ुन निसा वाला दर्द हो जाता है। और उससे नीचे आएँ तो हर्निएटेड डिस्क है, यानी जिस तरह हर्निया होता है ना, आंत बाहर निकल आती है, तो ऐसे ही ये डिस्क भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा को बाहर निकल आया, और तो उसको हम डिस्क हर्निएशन कहते हैं, और ये जाके अंदर नसों में घुस जाती है, तो बहुत शदीद दर्द होता है और इसका सही होना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल से सही होती है। बाकी डिस्क बल्ज वगैरह आसानी से हिजामों से सही हो जाता है, शिफा अल्लाह की तरफ से होती है, तकरीबन 3-4 दफ़ा में ठीक हो जाता है। इससे नीचे आ जाएँ तो थिनिंग डिस्क पतली हो रही है। ये डिस्क पतली कब होती है? जब इसके अंदर का जब डिस्क क्रैक हो जाती है ना, तो टूट जाती है, इसके अंदर का जेल निकल जाता है बाहर, तो फिर ये डिस्क जो है वो पतली हो जाती है, और बाज़ औक़ात किसी चोट लगने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाए तो फिर इसके जो बीच में से नसें निकल रही हैं ना, वो 2 मोहरों के बीच में दब जाती हैं, फिर उसका कोई हल नहीं होता, बहुत शदीद दर्द होता है, और उसका हल सिर्फ सर्जरी होता है कि सर्जरी के ज़रिए से उन मोहरों को दूर किया जाता है, उसको वापस मिलने से रोकने के लिए बीच में एक प्लेट लगाई जाती है और स्क्रू से उसको ऊपर नीचे जो है ना वो रोक दिया जाता है। तो ये नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। फ्लूइड तो इसमें से जो निकला हुआ होता है ना, उसको ही बस सिर्फ सक करके बाहर निकालते हैं, जो अमूमन सर्जरी होती है ना मोहरों की, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो फ्लूइड अंदर से निकल के बाहर आ जाता है ना, बाज़ औक़ात वो भी नसें दबा रहा होता है, तो एक ट्यूब डाल के सक्शन करके उस फ्लूइड को सक कर लिया जाता है, जेल को, तो नर्व्स पे से प्रेशर हट जाता है। मगर अक्सर ये सर्जरी फ़ेल हो जाती है और उसके रिस्क भी बहुत हैं, फेलियर रेट भी बहुत हाई है इसका, और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है कि अगर नर्व डैमेज हो गई तो पैरालिसिस टांगों का हो सकता है। और जबकि हिजामा में इसके मुकाबले में बहुत सेफ़ है, कोई रिस्क नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर केसेस में फ़ायदा होता है। शैटिका के हमारे पास समझ लें कि 20% कम से कम पेशेंट जो है ना हमारे पास शैटिका के आते हैं। शैटिका की हर शक्ल के तकरीबन आए होंगे, अब तक हज़ारों आए होंगे कम से कम पिछले। ज़्यादातर डिस्क बल्ज का मसला आता है और ज़्यादातर L4 L5 पे आता है। L5 S1 पे भी आता है, जो बिल्कुल आखिरी वाली जो हड्डी होती है, L5 S1 पे और L4 L5 पे ज़्यादातर। कभी कभी मल्टीपल लेवल पे भी होता है, सारे डिस्क पे जो ना बल्जेस होते हैं, तो उसमें देर लगती है सही होने में, लेकिन अगर एक आध लेवल पर है ना तो वो 2-3 सेशन में ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर आपको इंशाल्लाह इसके पॉइंट्स वगैरह हम आगे बताएंगे आखिरी इसमें लेक्चर में। और बाकी जो इसके नीचे है वो डिस्क डीजनरेशन भी उसमें हुई हुई है, और साथ में ऑस्टियोफाइट्स भी बने हुए हैं, यानी हड्डी का मोहरे की जो हड्डी है ना उसके अंदर नोकें भी बन गई हैं और उसमें डिस्क भी डीजनरेट हो रही है, टूट फूट रही है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, इसके अंदर बहुत देर में मुश्किल से रिज़ल्ट आता है, यानी इसमें आर्थराइटिस भी मौजूद है और इसमें साथ में शैटिका वाले भी अलामात हैं। ये वो डिस्क है, और ये जगह जो येलो कलर की दिखाई है ना, ये नर्व हैं जो गुजर रही हैं बीच में से, तो ये नर्व दबने लगती है डिस्क के बल्ज आउट होने की वजह से, और ये नर्व को दबा देती है इस तरह। ये एक और शक्ल भी इसकी देख लें आप, हर्निएटेड डिस्क, और इसने नर्व को दबाया हुआ है। हिजामा से बहरहाल इसमें फ़ायदा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहाल होती है ना। अच्छा, इसी तरह देखें इन्हीं मोहरों के बीच में से ही जो है ना वो ये आर्टरीज़ भी जा रही हैं ब्लड की, तो इनके बीच में से नसें भी निकल रही हैं येलो कलर की जो नर्व्स हैं, और आर्टरीज़ भी इसी के बीच बीच में से जा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इंजीनियरिंग है इसमें। और ये जो नर्व्स निकल रही हैं ना, इनके 2 जगह पे गुच्छे बनते हैं, एक गर्दन के मोहरों से जो निकलती हैं उसका गुच्छा बनता है पीछे की तरफ स्कैपुला के ऊपर, उसको बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, और जो कमर से निकल रही है ना कमर के मोहरों से, उसका भी गुच्छा बनता है, उसको बोलते हैं लंबर या लंबोसैक्रल प्लेक्सस। 2 जगह पे नसों के गुच्छे बनते हैं, हर 2 मोहरों के बीच में से नसें निकल रही होती हैं, हर 2 मोहरों के बीच में से। सिर्फ सर्वाइकल के मोहरे ऐसे हैं कि वो मोहरे तो 7 हैं, मगर वहाँ से 8 नर्व्स निकलती हैं, 7 मोहरे हैं, 8 नर्व्स हैं। और बाकी ये जो नर्व्स होती हैं ये फिर मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। जो नर्व्स निकल रही हैं ना रीढ़ की हड्डी से, असल में रीढ़ की हड्डी, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये कनेक्शन है दिमाग का और सारे जिस्म के ऑर्गन्स का। तो हर ऑर्गन से जो है ना इंफॉर्मेशन आ रही है और दिमाग से उसके लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर आ रहा है। तो ये जो कनेक्शन होता है ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होता है,
स्पाइनल कॉर्ड के मुख्तलिफ मोहरों से जो नर्व निकल रही हैं वो कोई दिल को जा रही है, कोई आंतों को जा रही है, कोई मैदे को जा रही है, कोई जो है ना वो ब्लैडर वगैरह को जा रही है, या किडनीज़ को जा रही है, या जेनाइटल ऑर्गन्स को जा रही है। और इसी तरह ऊपर वाली जो है वो आँखों को, ज़बान को, ये सब जो नर्व्स निकल रही हैं ना रीढ़ की हड्डी से, इनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल नर्व्स हैं, सही है। बाकी दिमाग से भी निकलती हैं, उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नर्वस सिस्टम में। लेकिन ये हैं स्पाइनल नर्व्स जो रीढ़ की हड्डी से निकल रही हैं दो के पेयर्स में, और पूरी बॉडी को ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स को जो है वो फंक्शन को उनके कंट्रोल कर रही हैं। अच्छा, जो पॉइंट्स निकाले हैं उसमें से तो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया। हाँ, बहुत सारे बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक पॉइंट जो है ना वो कई चीज़ें कवर कर रहा होता है, और ये पॉइंट्स हमारे नर्व्स के हिसाब से भी हैं। ज़्यादातर पॉइंट्स हमारे नर्व्स के हिसाब से, हम नर्व्स के हिसाब से ही करते हैं इसमें ज़्यादातर। कभी हम मसल्स के लिहाज से करते हैं, कभी हम ऑर्गन को टारगेट करते हैं। 3-4 तरह से जो है ना वो हमारे वो होते हैं पॉइंट्स। वर्टिब्रल कर्वेचर, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें 4 कर्व्स होते हैं। कर्व से मुराद है, देखें, एक जो गर्दन की जो मोहरे हैं ना वो आगे की तरफ को कर्व हुए हैं, आगे की तरफ को, और जो लंबर रीजन है ना वो भी आगे की तरफ को कर्व हुआ हुआ है। बाकी जो हमारे थोरेसिक मोहरे हैं वो पीछे की तरफ को कर्व हुए हैं, ताकि जगह बन जाए इन ऑर्गन्स के लिए, तो वो पीछे को कर्व हुआ हुआ है। और इसी तरह जो सैक्रल रीजन है ना वो भी पीछे को कर्व हुआ हुआ है, जिसमें हिप्स आ जाते हैं हमारे, तो वो पीछे की तरफ को कर्व हुए हैं। और जो हमारा ये पीठ वाला हिस्सा है ये पीछे को कर्व हुआ हुआ है। बाकी जो कमर का हिस्सा है और जो गर्दन का हिस्सा है वो आगे की तरफ को कर्व हुआ हुआ है। तो ये नेचुरल कर्व्स हैं, यानी अगर ये डिस्टर्ब हो जाएं, तो अगर ये कर्व ख़त्म हो जाता है ना कभी, तो क्या होता है कि ये हड्डी जो है ये सीधी हो जाती है। गर्दन की हड्डी जो ऐसे कर्व हुई हुई है, ये अगर सीधी हो जाएगी ना तो गर्दन झुक जाएगी इंसान की, ऐसे हो जाएगी, तो उसको फिर बहुत शदीद दर्द होगा। इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ लॉर्डोसिस। कर्व को ख़त्म होने का जो काम है ना, इसका नाम है लॉस ऑफ लॉर्डोसिस। अगर कमर के मोहरों में हुआ है तो लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस, और गर्दन के मोहरे में हुआ है तो लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस। ये मैंने जो कर्व्स बताया ना, देखें, अगर ये कर्व हमारा सर्वाइकल का आगे को नहीं होता ना तो हमारा सर सीधा नहीं रह सकता था, हमारा सर यूँ होता। अगर ये जब पैदा होता है बच्चा तो उसका पूरा एक ही कर्व होता है, फिर जब वो बैठना शुरू होता है तो फिर उसका ये गर्दन का कर्व पीछे की तरफ बनता है, जब वो खड़ा होता है तो फिर उसका सैक्रल वाला कर्व भी बन जाता है। जो अंदरूनी अज़ा जब बनते हैं तो ये थोरेसिक कर्वेचर पीछे की तरफ को जो कर्व हुआ है, तो ये इसमें अंदरूनी ताकि सारे अज़ा जो हैं इसके अंदर समा जाएँ, तो ये इस तरह से जो है ना ये डिज़ाइन किया गया है। ये नेचुरल पोजीशन है, मतलब ये नेचुरल है। अगर ये कर्व डिस्टर्ब हो जाएँ, सीधे हो जाएँ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाए, तो फिर हमारे जो है ना फिर हमें पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और मस्कुलर स्पैज़म की वजह से ये कर्व सीधा हो जाता है। अगर मसल्स सारे जो मौजूद हैं वो खिंच जाएँ तो इन कर्व्स को ख़त्म कर देते हैं वो। तो अगर हम मसल्स को रिलैक्स कर देना तो ये कर्व्स वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, और वो हिजामत से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो जाता है। बाज़ औक़ात ये ना ऐसे साइड से कर्व हो जाती है रीढ़ की हड्डी, तो उसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। और लॉर्डोसिस का मतलब है वो बहुत ज़्यादा ही जो कर्व हुए हैं ना ज़्यादा ही अंदर को चले जाएँ। आपको नज़र आएगा कि कोई बंदा लेटा हुआ है, उसकी कमर में ना ऐसे करके गड़ा है बाकायदा, तो इसका मतलब है उसका वो ये कंडीशन कहलाती है लॉर्डोसिस, यानी वो कर्व बहुत ज़्यादा हो गया। और काइफोसिस वो होता है जो आदमी कुबड़ा होता है ना, ऊपर से उसकी गर्दन झुकी हुई होती है, वो बेचारा सीधा नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं काइफोसिस। इसकी तस्वीरें आप ये देख लें। स्कोलियोसिस साइड पे कर्व हो गई रीढ़ की हड्डी, काइफोसिस ऊपर से गर्दन ऐसे झुक गई, और लॉर्डोसिस में कमर का जो कर्व है वो ज़्यादा अंदर को चला गया, थोड़ा सा होना चाहिए वो ज़्यादा ही हो गया आगे की तरफ को। हाँ, इसका हिजामा से होना मुश्किल, अगर बिल्कुल बचपन में कर दिया जाए तो शायद हो जाए, बड़े होने के बाद मुश्किल है। ये बुढ़ापे में भी हो जाता है? हाँ, हो जाता है। वज़न वगैरह या पॉस्चर सही ना हो, आदमी मुस्तकिल गलत एंगल पे बैठता रहे, या बचपन में कोई चोटें लगी होती है ना, फिर वो उसकी वजह से भी। जी हाँ, बिल्कुल उसकी वजह से भी हो जाता है। ये स्ट्रक्चरल, इसमें जो है ना फिज़ियोथेरेपी या कायरोप्रैक्टिक वो थोड़ी सी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। हाँ, ये ठीक नहीं होती है। जी हाँ, हमने किया है इन तकरीबन सारी कंडीशंस के लिए। काइफोसिस ठीक हो जाता है अगर उसमें उसकी वजह अगर मस्कुलर है तो फिर ठीक हो जाता है, अगर वो मस्कुलर स्पैज़म की वजह से हुआ हुआ है या गलत पॉस्चर की वजह से हुआ हुआ है। लॉर्डोसिस भी सही हो जाता है। ये इसकी कुछ वो हैं बीमारियां हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का भुरभुरा होना जो मैंने अभी बताया था, ऑस्टियो आर्थराइटिस वही जो हड्डी की नोकें बन जाना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसके अंदर जो अपना दिफाई निज़ाम है जिस्म का, तो वो इन जॉइंट्स की साइनोवियल मेम्ब्रेन को जो है ना वो खाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन जॉइंट्स की डैमेज हो जाती हैं। ज़्यादातर उंगलियों के जोड़ों के ऊपर आपको ये नज़र आएगा सबसे पहले, और फिर उंगलियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं, पैर की उंगलियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अंदर जो है ना वो इसके टेस्ट होते हैं, RA फैक्टर होता है, टेस्ट कराते हैं, उससे पता चल जाता है।
बाज़ औक़ात आर फैक्टर नेगेटिव आता है फिर भी होता है, तो फिर ये सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ये उसकी कन्फर्मेशन होती है ANA से, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, और जो है वो एंटी CCP, ये उसके फिर टेस्ट कराते हैं। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और हिजामा से इसमें फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो हम कभी डिस्कस करेंगे जब डिजीज़ डिस्कस करेंगे ना, जब करेंगे। ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन के अंदर इन्फ्लेमेशन, बोन और बोन मैरो के अंदर इन्फ्लेमेशन, माइलो कहते हैं बोन मैरो को ना, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस बोन मैरो के अंदर इन्फ्लेमेशन, बोन के अंदर और बोन मैरो के अंदर। गाउट ये गठिया या यूरिक एसिड का जमा हो जाना जॉइंट्स के ऊपर, तो ये सामने आपको जो टिपिकल इसकी जगह होती है ना, वो ये जगह होती है कि ये अंगूठे के जॉइंट पे जमा हो जाता है यूरिक एसिड, तो इसको हम बोलते हैं गाउट, और इसमें भी हिजामा बहुत फ़ायदेमंद है। स्प्रेन यानी मोच आ जाना पैर मुड़ने की वजह से, तो इसमें ज़ाहिर है ये जो लिगामेंट्स हैं ना ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इसमें भी हिजामा बहुत फ़ायदेमंद है। जितनी भी तरह की पेन है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें हिजामा से फ़ायदा होता है। बरसाइटिस यानी बरसा की इन्फ्लेमेशन, तो बरसा के अंदर अगर चोट लग जाए बाज़ औक़ात या कोई इन्फेक्शन भी हो जाता है कभी कभी, बहरहाल इन्फ्लेमेशन हो जाए, दर्द हो जाए उसके अंदर, तो उसको हम बरसाइटिस कहते हैं, उसके लिए भी हिजामा किया जा सकता है। बरसाइटिस भी इन्फ्लेमेशन हर तरह की हिजामा से बेहतर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। टेंडनाइटिस, टेंडन की इन्फ्लेमेशन, टेंडन के अंदर अगर चोट लग जाए या टेंडन के ऊपर ज़ोर आ जाए तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो टेंडनाइटिस कहलाता है। इसके अंदर भी हिजामा किया जा सकता है, फ़ायदा होगा उसमें। रिकेट्स अक्सर बच्चों के अंदर होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो इसमें आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट उनको देना चाहिए। मतलब हम क्या, यानी जो भी डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है वो उसको विटामिन डी का सप्लीमेंट देगा। TMJ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर, तो ये कनपटी का और जबड़े का जो जॉइंट होता है ना, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसकी वजह से बाज़ औक़ात मुँह खोलना मुश्किल हो जाता है। ये समटाइम जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं उनको भी हो जाता है, उनका तो खैर मसल ही पूरा नेक्रोज हो जाता है जिसकी वजह से मुँह नहीं खुलता उनका, उसके अंदर हिजामा से फ़ायदा नहीं होता। TMJ का अगर डिसऑर्डर है, पेन है सिर्फ, वो ठीक हो जाता है हिजामा से, या माइग्रेन है तो वो भी ठीक हो जाता है। पेजेट्स डिजीज़, एक स्कल साइज़ उसमें चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाती है, तो ये भी एक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको शामिल किया है।